अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। रमज़ान की आमद होने वाली है और तैयारियां भी अब उस हवाले से होंगी। इस हवाले से हम देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक में जो रमज़ान का चांद है ये कब नज़र आएगा। इस हवाले से एक बड़ी पेशगोई सामने आई और मुसलमानों को यकीनन हर साल रमज़ान मुबारक की आमद का जो है वो इंतज़ार रहता है, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं लोग। और ये कई माह पहले से जो है ना वो बातें होना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा 2 महीने रह गए, 4 दिन रह गए, इतने दिन रह गए, कब चांद नज़र आएगा, किस दिन पहला रोज़ा होगा। तो ये जो अरब मीडिया है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शाबान का महीना 11 फरवरी को शुरू हुआ था, जिसके बाद इस्लामी ममालिक में 10 मार्च को रमज़ान मुबारक का चांद देखने की तैयारियां की जाएंगी। अच्छा, हमारे यहाँ भी चांद देखने की तैयारियां होती हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चांद देखा जाता है और उस पर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि पहला रोज़ा कहीं जल्दी हो जाता है, कहीं जो है वो अगले दिन होता है। तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे कि एक को सबको एक पर लाना। और जहां हम देख रहे हैं कि अब तो वेदर फोरकास्ट के अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आपको पहले से पता चलता है कि कहाँ हेल स्टॉर्म है, कहाँ बारिश है, कहाँ वेदर है, कहाँ कैसी हवाएं होंगी। तो इसमें चांद का रोल क्यों हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्टेड है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो सदारती इंतखाबात के हवाले से भी बात होगी। आसिफ अली जरदारी साहब को अब तक 345 इलेक्टोरल वोटों की हिमायत हासिल हो गई है और सदारती इंतखाबात के लिए इस वक्त पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। और ये कहा भी गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टरशिप और ये जो कोalition के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब या नून लीग का वज़ीर आज़म होगा तो फिर जो सदारत की उस कुर्सी है उसके लिए पीपल्स पार्टी का यकीनन कोई नाम होगा और उसके लिए सबसे सूटेबल नाम आसिफ अली जरदारी साहब का ही सामने था। मुल्क भर में 9 मार्च को कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी और कौन कौन लोग मद्दे मुकाबिल होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से जो है वो उनकी हिदायत पर प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नर कराची सलीम राजपूत ने अशिया खुर्नोश की कमी में नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है। अब हम इन कीमतों पर अगर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि दूध की कीमत है वो 180 रुपये, होलसेल में 188 रुपये और रिटेल जो है वो 200 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। और दूध मेरे ख्याल से अभी भी 200 रुपये फ़ी लीटर ही मार्केट में मिल रहा है। चीनी की अगर होलसेल कीमत की बात की जाए तो वो होलसेल प्राइसेस 123 रुपये है, जबकि रिटेल प्राइस 130 रुपये है। फ्लोर मिल आटा 120 रुपये है और होलसेल में 130 पे भी मिल रहा है। रिटेल की जो इसकी कीमत है वो 128 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा चक्की के आटे की जो कीमत है वो 140 रुपये मुकर्रर की गई है। इसी तरह बकरे के गोश्त, बकरी का जो गोश्त है वो तो इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट प्राइस नज़र आ रहा है, 1700 रुपये फ़ी किलो, जबकि ऐसा मार्केट में हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आता। फार्मी मुर्गी का रेट भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, 367 रुपये, 378 रुपये और जो मार्केट में गोश्त मिलेगा वो आपको 598 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। क्या यही प्राइसेस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दालें हैं उनकी भी कीमतें हमारे सामने आ गई हैं। माश की दाल की अगर बात की जाए तो उसकी रिटेल प्राइस जो है वो 495 रुपये फ़ी किलो है। मूंग की दाल की जो कीमत है वो तकरीबन 242 रुपीज़ है। इसी तरह दाल चना हो गई तो 204, काबुली चने 363 और जो काला चना है वो 182 रुपीज़ और बेसन की कीमत में भी हम इजाफा देख रहे हैं। इस दफ़ा 209 रुपये जो है वो फ़ी किलो मिल रहा है। इसी तरह चावलों की कीमत भी है, पिसी हुई मिर्चें, वो एक लिस्ट पूरी जारी की गई है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। बीफ और हड्डी के गोश्त की जो कीमत है वो 635 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह जो बग़ैर हड्डी वाला गोश्त है वो 795 रुपीज़ फ़ी किलो, जबकि मार्केट में आपको इस प्राइस में मुझे तो नहीं मिलता, पता नहीं किसको मिल रहा है इस प्राइस पे, ये भी हमें देखना है कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं। अच्छा, मार्केटों में रमज़ान मुबारक के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। सस्ते बाज़ारों में हम देखते हैं सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं, तो क्या उन बाज़ारों में भी सस्ती अशिया मिल रही हैं। फ्रूट्स की बात की जाए, सब्ज़ी की बात की जाए, गोश्त की बात की जाए, स्पेशल रमज़ान बाज़ार लगाए जाते हैं, रमज़ान पैकेजेस लाए जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर कहा गया कि रमज़ान के हवाले से भरपूर राशन पहुँचा दिया गया, तो क्या इक़दाम किए गए हैं, क्या इंतजाम हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर आजिज़ जमाली साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो आजिज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़ भाई बिल्कुल ठीक ठाक। साथ साथ हमारे साथ खुर्शीद रहमानी साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। आप भी सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और खासी नज़र रखते हैं तमाम इशूज़ पर, आपको भी वेलकम करते हैं खुर्शीद साहब। शुक्रिया। सबसे पहले अभी हम ये देखें कि जनाब नज़र आ रहा है रमज़ान की तैयारी, चांद से शुरू करते हैं फिर रमज़ान पर आएंगे और हमारे यहाँ रिलीफ देने की बातें तो बहुत होती हैं, तो कितना रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे पहले बुनियादी सवाल, रोज़ा एक होगा, चांद एक दिन नज़र आएगा या नहीं आएगा। आजिज़ भाई, इतनी एडवांसमेंट में भी हमारे यहाँ कौन देखें, हमारे यहाँ तो ये एक अजीब सूरत हाल है कि हर साल रमज़ान शरीफ का चांद जो है वो तकरारी होता है, कंट्रोवर्शियल होता है। उसकी बड़ी वजह जो है कि कहीं
एक ऐलान होता है, कहीं दूसरा ऐलान होता है। ख़ास तौर पे पेशावर के मुफ्ती पोपलजई साहब का जो ऐलान है वो हमेशा मुख्तलफ होता है। तो रुयत हिलाल कमेटी जो है, हालांकि उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे हैं, उसमें सिर्फ सूबों के नुमाइंदे नहीं, सूबों में खुद कमेटियां होती हैं चांद की देखने वाली रुयत हिलाल कमेटियां, फिर अज़ला में होती हैं, फिर अज़ला के रुयत हिलाल कमेटियों के नुमाइंदे तहसीलों में और छोटे शहरों में भी होते हैं। यानी ये लोग बाकायदा तनख्वाहदार होते हैं। अच्छा। हाँ, यानी जो ज़िले में रुयत हिलाल कमेटी है उसके मेंबरान की भी तनख्वाह होती है। जो तहसील लेवल पे रुयत हिलाल कमेटी का जो मेंबर है, एक या दो या तीन कहीं कितने, उन सब की तनख्वाह होती है। ये एक गवर्नमेंट का इदारा है। रुयत हिलाल कमेटी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के आलिम मौजूद हैं, जिसमें महकमा मौसमियात के नुमाइंदे मौजूद हैं, जिसमें साइंटिस्ट मौजूद हैं, यानी हर शोबे के लोग मौजूद हैं। ये कोई 20-25 लोगों पे मुश्तमिल रुयत हिलाल कमेटी होती है मरकज़ी, जो उसका इजलास होता है, फिर वो सूबों से राब्ते में होता है, फिर सूबे ज़िलों से राब्ते, फिर निचले लेवल तक राब्ते होते हैं कि कहीं चाँद नज़र आया या नहीं आया। इस पूरे फिनामिना में इसके पूरे ऐलानात को कैलकुलेट किया जाता है। पूरे मुल्क भर के तमाम, यानी हर ज़िले का जो कमेटी है वो अपने अज़ला से रिपोर्टें कलेक्ट करके सूबे तक आती हैं, सूबे से रिपोर्टें वफाक तक जाती हैं, जो मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी है उस तक। सही। इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी, यानी इतना बड़ा सिस्टम है, ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जो रुयत हिलाल कमेटी से कनेक्टेड लोगों की तादाद सैकड़ों में होगी, 2, 4, 10 नहीं, सैकड़ों में। सैकड़ों लोग कनेक्टेड होने के बावजूद भी ये फिनामिना हमें समझ में नहीं आती कि रमज़ान शरीफ का जो चाँद है वो तकरारी क्यों होता है। सही, बिल्कुल ऐसे हर साल होता है, कभी कभार तो रात को 9 बजे और 10 बजे भी ऐलान होता है। ये सही बात आप कह रहे हैं। तो इतना इसको, disturbance मेरा हो ये जाती ख्याल है इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी ये नहीं होता। दुनिया में फ़िक्स पॉइंट्स हैं, जैसे आपने इंट्रो में बताया, जो इस्लामी ममालिक हैं वो सब एक ही दिन पे रोज़ा रखते हैं और एक ही दिन पे चाँद का वहाँ पे ऐलान होता है। हम ज़रा डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देखनी है हमें यहाँ पर, जो आजिज़ भाई अभी जिस तरफ निशानदही कर रहे हैं ना, अब ये भी देखें ना, आप रात को 9, 10 बजे, 11 बजे तक भी ऐलानात हुए हैं जी। ईशा पढ़ ली, अभी तक आपको मगरिब के चांद का ही नहीं पता चल रहा। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि ये इतना लेट ऐलान होता है। नहीं हुई पिछले साल, आपको अगर याद हो। एग्जैक्टली, मैं वही बात कह रही हूँ आजिज़ भाई। टाइम गुजर चुका था, उसके बाद ऐलान हुआ था, तो पहली तरावी नमाज जो है वो नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि 10 बजे के बाद अगर ये ऐलान होगा रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से, तो इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है। अब ये देखें ना कितना क्यों ज़्यादा तरावी आपकी स्किप हो गई या लेट भी बहुत हुई, लोग नमाज पढ़ गए, अगले दिन की तैयारी से होते हैं। और रोज़े का तो वैसे भी एक ख़ास एहतमाम होता है कि सहरी करना है, सोना है, उठना है, पूरा प्लान लोग कर रहे होते हैं अपना स्केड्यूल। तो हमारे यहाँ बहुत लेट ऐलानात होते हैं और मगरिब हुए हुए भी इतने घंटों में, चलें आधा घंटा ले लें, बहुत भी आपने इसको रूट करना है, ढूंढना है इन्फॉर्मेशन, लेकिन बहुत बहुत देर, इतने घंटे। और दूसरी बात इसमें रमशा, जिस तरह आजिज़ जमानी साहब ने जिस बात की निशानदेही की, ये पूरा कि ये स्ट्रक्चर है रुयत हिलाल कमेटी का और उसकी जो ज़िली कमेटियाँ हैं उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है। अगर ये इस पर बड़ी बहस और मुबाहिसे शुरू हो जाते हैं चांद, रमज़ान के चांद पर, और ईद का जो ऐलान होता है उस पर भी, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि KPK में जो ये इस बात का ऐलान हो कि स्टेट एक तरफ बात कर रही है और दूसरा पोपलजई साहब एक तरफ बात कर रहे हैं, तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। तो वहाँ के लोग उस जो दूसरा ऐलान होता है वो उसके ऊपर अमल दरामद कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ हो जाती है कि मजहबी मामला है और उसके ऊपर फिर इस तरह की दो राय आना, और उस पर फिर जो आवाम है वो तकसीम हो जाती है। कुछ लोग ईद की नमाज पोपलजई साहब के कहने पर पढ़ते हैं, कुछ लोग वैसे करते हैं, तो ये एक बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है और इस पर फिर पूरी दुनिया में मजाक भी बनता है कि मैं इधर ही आ रही थी, आप देखें ना कि दुनिया देखती होगी कि सारी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक में एक साथ ईद कर रहे हैं, एक साथ रोज़ा रख रहे हैं, यहाँ इस कौम में इतना भी इत्तेफाक नहीं है कि एक रोज़ा और एक ईद कर लें। तो दुनिया इस बात का मजाक उड़ाती है और उनको डिफरेंट तरीके से एस्पेक्ट्स में लेती है कि अच्छा इनको तो तोड़ना या इसको इंतशार पैदा करना इस कौम के अंदर ज़्यादा आसान है। और अगर पोपलजई साहब को अगर ये चांद नज़र आ जाता है तो फिर हमारी जो रियासती इदारे हैं, जो कमेटियां हैं रुयत हिलाल कमेटी की, तो वो उससे जाके इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करती भाई आपको चांद कहाँ से नज़र आया। वो उसको आइडेंटिफाई करें ना कि वाकई चांद नहीं था, इनको कैसे नज़र आ गया, तो उसको
कैटेगोरिकली उसको डिफाइन करना चाहिए, ये उसको नहीं कर पाते। इसमें देखिए दुनिया में ये क्यों नहीं है, हम मिसाल लें कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में किसी में जुर्रत नहीं कि कोई दूसरा ऐलान करे, वही ऐलान होगा जो हुकूमत यानी रियासत जो ऐलान करेगी उसी ऐलान पे सबको चलना है। सही बात है भाई, रियासत ऐलान करती है या हुकूमत ऐलान करती है कि जी फ़लाँ डे को रमज़ान का पहला रोज़ा है, ये अरब ममालिक में पहले से तय होता है, आपने अभी बताया, यानी उन्होंने बता दिया है कि जी पहला रोज़ा फ़लाँ दिन को होगा। ये अगर उन्होंने डिसाइड करके ऐलान कर दिया तो फिर उन ममालिक में किसी में ज़रूरत नहीं है वो उठ के कहे कि नहीं जी इस दिन को नहीं, इस दिन को रोज़ा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये रिट रियासत की, हुकूमत की एक जो रिट है उसको चैलेंज किया जाता है कि एक शख्स उठ के कहता है कि नहीं जी वो फ़लाँ जगह नज़र आ गया, अच्छा चलें, या तो वो अगर दुरुस्त है तो फिर उस पर अमल किया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि एक मुफ्ती को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर पूरी रियासत एक तरफ है, इस बार तो जी मैं समझ रहा हूँ कि केपी में हुकूमत भी जो आई है, यानी 3 सूबों में एक हुकूमत है और केपी में पीटीआई सपोर्टर गवर्नमेंट आई है। इस बार ये खुद जो सूबाई गवर्नमेंट भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद जो मरकज़ी ऐलान हो उस पर अमल ना करे, तो ये भी एक सवाल इस बार उठेगा। हमारे यहाँ लोगों को तकसीम करना, जैसे इन्होंने सही कहा कि पूरा माशरा इसमें तकसीम होता है। हम तो कराची में रहते हैं ना, कराची में भी 2 ईद नमाज़ें होती हैं जी बिल्कुल। कराची के बहुत सारे इलाकों में, जहाँ मैं किसी कौमियत की बात नहीं करता, लेकिन सोराब गोट वगैरह इन सारे इलाकों में आप देखें तो एक दिन पहले रोज़ा होता है, एक दिन पहले ईद नमाज होती है। तो ये बहरहाल नहीं होना वही वाली चाहिए। बात है, अगर उस कमेटियों के हो रहा है कि उनसे बातचीत की जा सकती है, भाई क्या इशूज़ उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, कि ऐसा क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, क्या उनके पास शवाहिद हैं जो उनको इस बारे में बताया जा सकता है। ये कि जो हमारे पास फैसिलिटी होती है, रुयत हिलाल कमेटी के पास होती है, माहिर फल्कियात, साइंटिस्ट, सब कुछ मौजूद होता है। हमारे पास हमें चांद नज़र नहीं आता, उनको चांद नज़र आता है, जबकि उनके पास वो सारी वो सहूलियात नहीं होती। तो कैटेगोरिकली उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि भाई रियासती ऐलान है, एक मुत्तफ़िका ऐलान होना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चले, एक मुत्तफ़िका ऐलान तो हुसैन हुकूमत की जानिब से। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस हवाले से भी बात करेंगे। जो कीमत तयशुदा हो जाती है, हम तो ये चांद पे बात कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार और जो ये जो बिज़नेस कर रहे होते हैं इस तरह का, वो भी इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे होते। इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर जो प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम है वो तो शुरू कर दिया गया है और सियाह खुरनोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सबसे पहले चिकन और गोश्त और जो मुर्गी वगैरह की प्राइसेस है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं कि वो क्या प्राइसेस हैं और क्या मार्केट में उस हवाले से मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और अंडों की प्राइसेस भी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, तो ज़रा दिखाइए कि क्या प्राइसेस हैं जो कि तय किए गए हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं जो अंडों की कीमत है हमारे यहाँ 290 रुपये फ़ी दर्जन है और क्या इस पर मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। इसके अलावा मछली के जो रेट्स हैं वो तो चलें डिफरेंट तरह की मछलियाँ होती हैं, लेकिन रहू मछली के रेट हमारे पास हैं 570 रुपये किलो। इसके अलावा गोश्त और चिकन की प्राइसेस भी 502 रुपये किलो जी, ये कमिश्नर कराची की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है। और 795 रुपीज़ के जी, तो ज़माना हो गया 795 रुपीज़ पर केजी गोश्त देखे हुए भी। और इसी तरह सोयाज मटन 1700 रुपये किलो नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो किस तरह से जो है ना वो प्राइसेस में आपको कितना फ़र्क हो ना, कि चले आपने कहा 50 रुपये का फ़र्क है, 10-20 रुपये का गोश्त में फ़र्क है, अंडे में फ़र्क है, तो बिल्कुल ही 100 और 200 और कमिश्नर कराची ने कोई 100 से ज़्यादा आइटम्स हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के, जिनकी एक अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए। 8-10 नोटिफिकेशन जारी हुए, यानी गोश्त के अलग, सब्जियों के अलग, फ्रूट्स के अलग, दालों के अलग, चीनी आटे के अलग, इस तरह के अलग अलग नोटिफाइड हुए हैं। लेकिन ये हम अक्सर प्रोग्रामों में ये बात करते हैं रेट्स की। मेरे पास भी फहरस्त मौजूद है, अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपको हैरत होगी कि ये रेट अब भी रमज़ान शरीफ शुरू भी नहीं हुआ है और ये रमज़ान शरीफ शुरू होने के बाद और इसका एक दो जंप लगेंगे। तमाम फ्रूट्स में बड़े जंप लगेंगे, सब्जियों में बड़े जंप लगेंगे, दूध और इन चीज़ों में जंप लगेंगे। ये सारे रेट्स जो इस वक्त मार्केट में मिल रहे हैं ना, इससे भी ज़्यादा रेट होगा। सरकारी रेट तो जो मौजूदा मार्केट रेट है उससे भी कम है। अब जैसे कह रहे हैं कि जी वो दूध चलो 200 रुपये ये कह रहे हैं रिटेल पे चल रहा है। चीनी की 123 रुपये
फ़ी किलो होलसेल है। रिटेल पे 130 रुपये जो नोटिफिकेशन हुआ है उसके मुताबिक, लेकिन आया उस पे मौजूद है या नहीं। आटा देखें ना, 123 रुपये और 128 रुपये। इस वक्त भी 10 किलो जो ये जो फेयर आटा है, इस वक्त भी 10 किलो 1500 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत है, यानी 150 रुपये से ज़्यादा पर केजी हुआ इस वक्त भी मार्केट में। और मैं कह रहा हूँ कि ये रेट भी जंप करेगा अभी, तो फिर तो ये अलबत्ता इन प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि ये इस पे जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं उस पर अमल करें। मैं कह रहा हूँ रमज़ान शरीफ को तो छोड़ें, आज तो अमल करवाएं। नहीं होता। आज अगर ये रेट जारी हुए हैं आपने, इन रेट्स पे आज तो अमल करवाएं, जबकि हम आपको चैलेंज दे के बता रहे हैं कि रमज़ान शरीफ में इससे मज़ीद रेट्स बढ़ेंगे। तो ये एक अच्छा, ये भी एक नई बात नहीं है, ये बरसों से हम देखते आ रहे हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनती हैं, 3-4 सिंध हुकूमत के डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी होती है। एक तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्राइस कंट्रोल कमेटी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। KMC की ज़िम्मेदारी होती है, कमिश्नर कराची की ज़िम्मेदारी होती है, कमिश्नर कराची की अलग कमेटियाँ होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, जुर्माने आयद करते हैं। ये ज़रूर होता है कि जो ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होगा ना, तो आपको नज़र आएगा कि ये कमेटियाँ मुख्तलिफ मकामात पे गईं, छापे मारे और जुर्माने आयद किए। लेकिन वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, वो जो ब्लैक मार्केट करने वाले हैं, वो तो इनसे वो 2 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। उन जुर्मानों से ज़्यादा पैसे उससे अगर 1 रुपया भी आटे पे एक दिन में किलो बढ़ गया तो लाखों टनों के हिसाब से अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये तो एक दिन में करोड़ों रुपए हो गए। और आप ये भी देखें ना कि जुर्माने भी हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा फिक्स रेट्स भी चल रहे होते हैं जो ये इनसे ले रहे होते हैं। पीछे से हमने देखा है कि कमेटियां बनी हुई, वो आते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं, और जुर्माने तो फिर बहुत दूर ही रह जाते हैं। ये भी पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है। चिकन पे खास तौर पे आप अगर आप उनसे जाके प्राइस पूछेंगे और मांगेंगे कि भाई रेट लिस्ट दिखाओ, तो वो आपको कभी नहीं देगा। फ्रूट वाले के पास कभी नहीं होगी, सब्जी वाले के पास कभी नहीं होगी, और ना होगी भी तो वो देंगे नहीं और कहेंगे महंगा मिलता है हमें। तो ये सारे सब लोगों को पता है, लेकिन वही वाली बात, ये प्रॉपर सिस्टम और नेटवर्क अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो आज साहब ये बिलावजह ज़ाया करते हैं अपनी एनर्जी इस तरह की बातें करके। देखिए रमशा, इसमें ये जो कमेटियाँ बनती हैं ये तो बरसों बरस से बनती हुई चली जा रही हैं, लेकिन इसमें अमल दरामद नहीं होता। बिल्कुल ठीक ये फरमा रहे हैं आजिज़ जमाली साहब। दूसरा ये कि जो ये रेट्स बता रहे हैं, इसमें गोश्त की जो कीमत है वो 700 रुपये बता रहे हैं कि बगैर हड्डी का और हड्डी का। इस वक्त भी मार्केट में जो गाय का गोश्त है वो 1400 रुपये किलो बगैर हड्डी का दस्तयाब है अगर आप लेने जाएँ तो। बकरे का गोश्त जो है वो 24 रुपये किलो मार्केट में मिल रहा है। उसके अलावा आटे की जो कीमत की बात कर रहे हैं, ये 1700 रुपये का 10 किलो का बैग चक्की का जो आटा होता है फाइबर वाला, वो मिल रहा है मार्केट में। तो इसमें तो 123 रुपये किलो और वो 160 रुपये किलो, मतलब ये बड़ा इसमें फ़र्क साफ ज़ाहिर है। लेकिन ये जो जुर्माने आयद करके, जुर्माना जब आयद किया जाता है जिस भी दुकानदार पर या ठेले वाले पर, वो उस जुर्माने की जो कीमत है तारीफ से वसूल करता है। सही। तो इसमें अब होना ये चाहिए कि ये मिन हैसुल कौम हमें मजमूई तौर पर हमें सोचना होगा, और हमारे जो दीनी जो हजरात हैं, मुफ्तियान कराम हैं, मौलवी हजरात हैं, या वो उनको ये एक मैसेज कन्वे करना पड़ेगा कि रमज़ानुल मुबारक में भी या वैसे भी किसी भी अशिया के ऊपर ज़्यादा कीमत लेना वो किसी तरह से भी नामुनासिब है। उसकी अवेयरनेस कैंपेन हमें लॉन्च करनी चाहिए। जो हमारे दीनी हलके हैं, वो किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन हमें ये आगाही प्रोग्राम हमें लेकर चलना होगा, तब कहीं जाके हम जुर्मानों के डर से हमें कीमतों के ऊपर हम फोकस नहीं कर पा रहे। तो अब ये दीनी जो हमारे ज़िम्मेदार हैं किसी भी मकतब फ़िक्र की, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस मुहिम को लॉन्च करें, लोगों को बताएं, दुकानदारों पर इसकी कैंपेन चलाएं कि भाई अल्लाह का खौफ रखें कि आप इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी क्यों आप सवाब और अजर को ज़ाया करते हैं इजाफी कीमतें वसूल करके। और चीज़ें अगर आप सस्ती करेंगे, जैसे सब्ज़ी हो गई, आपके फ्रूट हो गए, इस तरह की चीज़ें होंगी, ज़्यादा फ़रोख्त होगी, आपको ज़्यादा मुनाफा होगा हमारे। लेकिन वही वाली बात है ना, अप्रोच वो नहीं है। हम तो ये समझते हैं बस आज कमाया, आज खाया, और जो है ना वो हो जाए हमारा, बस सब कुछ। वो जो जुर्माना उन पर आयद होता है वो उसको जुर्माने की कीमत भी वो उसी में लगा लेते हैं, वो उसी में लगा लेते हैं, वो सारिफ से वसूल करते हैं। सारिफ दुआएं दे के आ रहा होता है कि भाई हमें महंगाई हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा, हुकूमत ये है, हुकूमत वो है, सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर रहा। लेकिन ये फ़र्दन ज़िम्मेदारी है हर किसी दुकानदार की, उसकी ज़िम्मेदारी। अच्छा, रमज़ान से पहले क्या होता है, आलू समोसे पकोड़े ये सब बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा होता है, इसकी भी कीमत है उनकी, बड़ा फोकस्ड है। लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं, रेट लिस्ट है सबकी आ गई, समोसा तक का तो उन्होंने प्राइसेस मुकर्रर कर दिए। अच्छा, समोसा जो है वो आलू का जो समोसा हम लोग खाते हैं, समोसे याद आ गए सुबह सुबह गर्मा गर्म, उफ।
33 रुपए का समोसा उन्होंने मुकर्रर किया। कितने का है समोसा? 50 रुपए का, एक आलू का समोसा 50 रुपए का? 45 रुपए का और 50, वो मार्केट वैल्यू का फ़र्क होता है। किसी अच्छी अगर शॉप से लेने जाएंगे तो वो 50 रुपए का भी है, 40 रुपए का भी है, 45 रुपए का भी है। और ये रमज़ान शरीफ में 60 रुपए का हो जाएगा। जी, रमज़ान शरीफ में 60 रुपए का हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये 33 रुपए मुकर्रर किया है इन्होंने। इसके अलावा कीमे का समोसा जो है वो भी 33 रुपए का ही है। अब आलू और कीमे के फ़र्क आप देख लें और समोसे की कीमत देख लें। मिक्स पकोड़े कहते हैं 560 रुपये फ़ी किलो, जलेबी 440 रुपये फ़ी किलो, फेनी खजला 690 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। तो ये फेनी खजला वगैरह ये सब इतने में मिल जाता है। ये जलेबी तो 900 गुज़िश्ता रुपए बरस किलो, भी 1000 रुपए किलो था। क्या चीज़? गुज़िश्ता ये खजला? फेनी जो खजला जलेबी 900 रुपए किलो मिल रही है, 900 रुपए किलो। और इन्होंने तो 690 लिखा हुआ। 900 रुपए किलो मिल रही है, बड़ी खस्ता है असली घी वाली। ओए होए क्या बातें कर रहे वो हैं। पानी आ जाता है उस जलेबी को देख के। सुन के चले सहरी में खाएंगे खजले फेनी वगैरह सब, लेकिन अफोर्डेबिलिटी का लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है, आम आदमी के लिए आम आदमी के लिए यकीनन बहुत अच्छा, इसमें रमशा हमें अपनी ज़रूरियात को भी कम करना होगा। अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे अपने आप को और ये चीज़ें कम खरीदेंगे तो हो सकता है दुकानदार ये सोचें यार खरीदा बाहर तो नहीं आ रहा, मुमकिन है फिर उस रेट को अब पता है भी खुशी या साहब घर में बनाना शुरू कर दें इसको। खुशी अब खजला कौन घर में बनाया, फेनी कौन घर में बनाया? वो इतनी दुकानदार पे बारीकी कोई से फर्क बनती। नहीं पड़ता। दुकानदार कोई पहली बार ये काम नहीं कर रहा, वो बरसों से ये काम कर रहा है और बरसों से इसी तरह ही चला रहा है। उसको पता है रमज़ान शरीफ में जब रमज़ान शरीफ आएगा तो मुझे रेट बढ़ाने हैं, उसको पता है कि मुझे कितना रेट बढ़ाना है, ये भी पहले से तयशुदा है। और उसको पता है कितने जुर्माने लगने हैं, वो भी मालूम है। कितना रिट ऑफ गवर्नमेंट, बुनियादी तौर पे यहाँ भी रिट ऑफ गवर्नमेंट चैलेंज होता है। ब्यूरो ऑफ सप्लाईज़ यहाँ एक होता है, सिंध गवर्नमेंट का इदारा, उसका ये काम होता है। लेकिन किसी का रिट नहीं है, कोई किसी को। ये सही बात की खुर्शीद ने कि असल बात फिर वही है कि सिर्फ हुकूमतों या गवर्नमेंट के इदारों का काम थोड़ी है। बहैसियत कौम हमारी ज़िम्मेदारी क्या है वो भी तो हम नहीं देखते ना। दुनिया भर में दुनिया के दीगर यूरोपीय ममालिक में रमज़ान मुसलमानों की वजह से रेट कम किए जाते हैं, सेलें लगती हैं, रमज़ान सेल्स लग रही हैं, ईद सेल्स यूरोपीय ममालिक में, मगरबी ममालिक में भी रमज़ान में मुसलमानों को मद्देनज़र रखते रेट कम किए जाते हैं। या अगर दीगर अक़वाम की जो मजहबी दिन होते हैं, होली है, दिवाली है या क्रिसमस है, उसमें रेट्स 50% तक लोगों को रियायत दी जाती है और गरीबों के लिए रियायत होती है। यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम बातें बड़े दावे बड़े करते हैं, हम तनकीदें बहुत ज़्यादा करते हैं दूसरे अक़वाम पे, लेकिन हम खुद क्या हैं इसका जायज़ा थोड़ा सा सही आप कह रहे हैं। अच्छा, आपने बात की कि सेल्स लगाई जाती हैं और जो है ना वो यूटिलिटीज़ भी सस्ती कर दी जाती हैं। चाहे अभी आप ईद की शॉपिंग जब लोग करेंगे और बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे होंगे तो जी कपड़ों में भी लगती हैं, जूतों में भी, खाने पीने की अशिया में भी, तमाम चीज़ों में हमें नज़र आता है। हम अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर में जहाँ पर सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडाइज रेट पे कहा गया है कि राशन पहुँचा दिया गया है, यूटिलिटी स्टोर्स में क्या सूरत हाल है? मेरा तो जब जब जाना हुआ ड्यूरिंग द शोज़ और जब मैंने आउटडोर शो में जब भी चेक किया तो मुझे तो कहीं पर भी अवेलेबिलिटी चीनी और आटे की तो नज़र आती ही नहीं थी। और उसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसा भी किया हुआ है कि अगर आपने ये दो चीज़ें लेनी है तो आप तेल भी ख़रीदें, साबुन भी ख़रीदें, ये भी ख़रीदें तो आपको मिलेगा। तो भाई गरीब बंदा जो आटा ख़रीदने आया उसको 10 चीज़ें तुम 60 टिपाओगे तो वो कैसे ख़रीद पाएगा? उसमें ये है ना कि जो हमारा जो आज का सारिफ है ना उसकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है। ऐसा ही है। तो अगर आप यूटिलिटी स्टोर पे ये शर्त लगा देंगे कि आपने आटे के साथ जो है वो इतने का सामान भी लेना है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद है ही आटा ख़रीदने की, तो वो दूसरा सामान किस तरह ख़रीदेगा? फिर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी ये वक्त से पहले गायब हो जाता है। उनसे पूछने वाला उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। चीनी, आटा, घी तीनों चीज़ें गायब हो जाती हैं और उनसे पूछे भाई कौन लेके चला गया आपसे, इतनी जल्दी लोग लाइन लगा के रश में खड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं मिला? लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है उनसे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछता नहीं है कि भाई इतनी जल्दी कैसे ये सारा जो आपका जो सामान था वो बिक गया। फिर अब जो इस वक्त इस मरतबा और पिछले साल भी हमने देखा था, कुछ सियासी जमातें उन्होंने अपनी बचत बाज़ार लगाना शुरू किए। इस मरतबा भी ये कुछ कैंपेन्स आई हैं। अच्छा, उसमें 3-4 सियासी जमातें हैं जो अपने मदद आपके तहत और सस्तार जो है वो लगाएंगे, जिसमें 3-4 सियासी जमातें वो उसको मैनेज करेंगे। तो वहाँ भी आवाम को कुछ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की बचत बाज़ार हैं वहाँ लोगों को शिकायत ही रहती है अमूमन। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से बचत बाज़ार लगाए जाते हैं ये कहाँ कहाँ लग रहे हैं, क्या ख़बरें आप लोगों के पास, और इसमें क्या वाकई सब्सिडाइज रेट में रमज़ान के हवाले से पैकेजेस हैं, सस्ती चीज़ें मिलती हैं नहीं मिलती? ये सवाल होगा आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब कहाँ कहाँ सस्ते बाज़ार लग रहे हैं ज़रा ये भी मालूम कर लेते हैं। आज साहब क्या ख़बरें हैं?
और क्या इन चले भी जाएंगे सस्ते बाज़ार में? क्या सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? दो तरह के बाज़ार लगते हैं। एक तो नॉर्मल बचत बाज़ार होते हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगते हैं। संडे बाज़ार, बुध बाज़ार, इतवार बाज़ार, ये बाज़ार वहाँ है। तो जो आप बचत का पैसा ले भी जाए तो सब खर्च हो जाता है, अच्छा, वहाँ तो दूसरा इतनी चीज़ें मिलती हैं। स्पेसिफिक रमज़ान शरीफ की वजह से बाज़ार लगते हैं। इसका इस बार पंजाब हुकूमत ने एक ऐलान किया, हमारे पास अब तक नहीं हुआ है, कि एक राशन पैकेज का ऐलान किया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने, और कहा है कि लोगों को राशन बैग्स फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत भी हर साल, अब चूँकि हुकूमत बनी भी नहीं है, काबीना भी नहीं बनी है, सिर्फ वज़ीर आला सिंध ने ओथ लिया है, शायद आने वाले 2-3 दिनों में सिंध काबीना भी हलफ ले। लेकिन ये करना चाहिए कि स्पेसिफिक करना चाहिए कि ऐसा बचत बाज़ार जिसमें गरीब को वाकई कोई फ़ायदा हो। ऐसा बचत बाज़ार ना जो हम संडे बाज़ार और बुध बाज़ार ये लगते हैं, इसमें कोई आम आदमी को ऐसा बड़ा फ़ायदा नहीं। और दूसरा, बचत बाज़ार के नाम पे लो क्वालिटी अशिया बेचने का जो सिलसिला है वो एक बड़ा मसला है। यानी हम अब सब्ज़ियों और फ्रूट की बात कर रहे थे ना, इसमें भी 3-4 कैटेगरीज़ हैं। यानी 3 तो लाजमी हैं, दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम, दर्जा सोयम। लेकिन यहाँ होगा क्या, ये ट्रिकी बात है। यानी दर्जा सोयम जो चीज़ है, फ़र्ज़ करें सेब है, दर्जा सोयम, तो दर्जा सोयम के जो क्वालिटी है उसको दर्जा अव्वल पे यानी फर्स्ट नंबर पे बेचा जाएगा। यानी वो 1 किलो 10 रुपये कम होगा ना, उसको 10 रुपये इसी में मार जाएंगे, आम आदमी को उसका पता नहीं लगता। और ये जब हम, आपको भी पता होगा, आप ख़रीदारी करती होंगी, जब आप बाज़ार में जाती हैं, आप ये थोड़े ही देखते हैं, आपने देख लिए अच्छे से मैं ले लें जी, वो फिर उसमें मिक्स करते हैं, मिक्स कर लेते हैं ना, वो लेने उसमें नहीं देते मिक्स करके आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको लो क्वालिटी हाई क्वालिटी रेट पे दे दी गई। तो ये बचत बाज़ारों में भी होता है। बचत बाज़ारों में लो क्वालिटी अशिया फ़रोख्त की जाती हैं और हम समझते हैं कि सस्ते हैं, लेकिन सस्ते तो हैं लेकिन क्वालिटी उसकी ख़राब होती है। तो मेरा ख्याल है कि रमज़ान में वैसे तो कराची के तमाम अज़ला में बचत बाज़ार लगते हैं, 7 अज़ला हैं, और तमाम अज़ला में अभी शेड्यूल नहीं आया, लेकिन अलग अलग डेज़ पे बचत बाज़ार लगते हैं। जो उन्होंने सियासी जमातों की बात की ना, उसमें भी मैं देखता हूँ कि गुज़श्ता बरस हमने कुछ मार्केटों को कवर किया था, इस तरह के बाज़ार लगे थे। बाज़ार क्या, वो चंद शॉप्स होते हैं, लेकिन उसमें दिखावा ज़्यादा होता है और उसमें वाकई अगर गरीब के लिए कोई बचत वाली चीज़ हो वो कम नज़र आता है। तो अगर कोई लगाना भी चाह रहा है तो कम अज़ कम इस बात को नज़र में ज़रूर रखे कि इससे गरीब आवाम को कोई फ़ायदा भी हो। हाँ बिल्कुल ऐसा, जैसे आपने मरीम नवाज़ का कहा कि उन्होंने ऐलान किया है, अब किन लोगों को मिलेगा, किस तरह से उसको कैटेगराइज करेंगे, रमज़ान से पहले मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी एक पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म और सवाल है। लेकिन यहाँ सिंध में गवर्नर साहब जो वो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करते हुए नज़र आए, रमज़ान के हवाले से राशन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तकसीम किया। इस दफ़ा भी कह रहे हैं कि 3 लाख लोगों को राशन देने का ऐलान है और प्रिपरेशन इस हवाले से कर ली गई। इफ्तार भी उन्होंने कहा कि इस दफ़ा 10 लाख के करीब लोगों को करवाया जाएगा। तो ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। लोगों की मदद के लिए यहाँ पर भी इक़दाम हो रहे हैं और NGOs काफ़ी ज़्यादा काम अपना कर रही होती हैं। लोगों की रिलीफ का काम तो खैर कराची में पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा होता है, बहुत इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो आलमी दुनिया भी इस बात को सराहती है कि कराची में मुखैर हज़रात रमज़ान मुबारक के अलावा भी बड़ा एक कार खैर का काम करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, सैलानी है, छिपा है, ईदी है और दीगर जो फलाही तंजीमें हैं, वो लोगों को राशन भी देती हैं और पूरा साल वो तो उनका चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें खाना खिलाते हैं। इसके अलावा मैंने जो अपनी परचेजिंग की है रमज़ान की, इन बचत बाज़ारों से छुटकारा हासिल करने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स बड़े हैं 2-3, वहाँ मैं गया तो वहाँ मुझे मुनासिब दाम मिल गए, तो मैंने अपनी रमज़ान की शॉपिंग वहाँ से कर ली। अब ये फ़र्ज़ हमारी हुकूमत पर भी आयद होता है, जो हमारी सिंध गवर्नमेंट है वो इस पर थोड़ा सा सख्त एक्शन ले के जो बचत बाज़ार लगाएं उस पर बड़ा सख्त उनको एक्शन लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके मुतवसत तबके को वो रिलीफ मिल सकेगा कि जो उसकी क़ुव्वत ख़रीद के अंदर मौजूद हो। ऐसा ना हो कि वो जो ब्रांड के हमारे जो घी और ऑयल हैं उसके ऊपर तो वो 4 रुपये पर केजी पर रिलीफ मिल रहा है और जो लोकल ब्रांड का घी है और ऑयल है उसके ऊपर जो है वो 100 रुपये का रिलीफ मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ब्रांड के जो मयारी हैं उसमें ऑयल है, घी है, चीनी है, जो भी है, उस पर भी उनको रिलीफ के जो पैकेजेस हैं वो लॉन्च करने होंगे, तब कहीं जाके
ये मामला मैं समझता हूँ हल होता हुआ नज़र आएगा। सही। अब ज़रा बात कर लेते हैं, सदारती इंतखाबात भी आगे हैं रमज़ान के हवाले से, तो हम रमज़ान में भी बात करेंगे। सदारती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो अब तक आसिफ अली जरदारी साहब का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है और इलेक्टोरल वोट जो है 345 तक उन्होंने हासिल कर लिए हैं। तो आज की एक बहुत बड़ी खबर ये भी है कि सदारती इंतखाबात होंगे और अब ये देखा जा रहा है कि अब तक आसिफ अली जरदारी साहब को जो 345 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हैं। इसके अलावा जो है ये भी कहा गया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब भी मद्दे मुकाबिल हैं। तो क्या जो है ना वो नज़र आ रहा है अब हमें? जी, प्रोसेस शुरू हो गया है असेंबलियों में, चारों सूबाई असेंबलियों और कौमी असेंबली में सदारती इंतखाब। कहीं असेंबली का इजलास शुरू होने वाला है, कहीं शुरू हो चुका है जी। तो अब ये सिलसिला शुरू होगा। आज जो है असेंबलियों को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यानी अगर मैं सिंध असेंबली की बात करूं तो सिंध असेंबली में आज रूटीन की कोई कार्रवाई नहीं होगी, पोलिंग स्टेशन होगा। इस पोलिंग स्टेशन में तमाम अरकान असेंबली जो हैं वो 2 उम्मीदवार हैं, उनको वोट डालेंगे। तो यहाँ सूबा सिंध में तो पोजीशन क्लियर है। यहाँ चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी है और 116 वोट हैं। असेंबली 168 का ऐवान है जो अब कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसमें भी 116 वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है दूसरे नंबर पे, यहाँ जो बड़ी जमात है उनके पास वोट हैं, लेकिन यहाँ महमूद खान अचकज़ई को भी वोट मिलेंगे। सिंध असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ PTI सपोर्टर्स जो 9 वोटर्स मौजूद हैं। उसके अलावा अब मुझे पता नहीं कि जो दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी का 1 वोट है, वो भी आया उसमें हिस्सा लेता है या नहीं लेता है। GDA के 3 वोट हैं, आया ये जमातें सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं या नहीं लेती हैं। लेकिन यहाँ पोजीशन क्लियर है। वैसे ओवरऑल अगर मुल्क की बात करें तो भी पोजीशन क्लियर है। आसिफ जरदारी के पास तमाम इत्तेहादी जमातों के वोट मौजूद हैं। यानी जो जितने वज़ीर आज़म को वोट पड़े, स्पीकर कौमी असेंबली को वोट पड़े, डिप्टी स्पीकर को उससे ज़्यादा वोट पड़ेंगे। चूँकि उसके बाद कुछ मखसूस नशस्तों का फ़ैसला हो गया है जो दीगर तमाम इत्तेहादी जमातों के पास चली गई हैं, तो वो तादाद भी बढ़ेगी मखसूस नशस्तों की भी। तो इस तरह सदर आसिफ जरदारी बहरहाल आज के दिन प्रोसेस तो शुरू नहीं हुआ, जैसे ही आज के दिन ये प्रोसेस सुबह से असेंबलियों में शुरू होगा, शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद वोटों की गिनती होगी और इसके लिए प्रिजाइडिंग अफसरान तयशुदा हैं चारों सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली में। जो है इलेक्शन कमीशन का अमला भी मौजूद होगा और जजेस को मुकर्रर किया गया है एज अ प्रिजाइड अफसर। तो ये इनकी मौजूदगी में ये पूरा प्रोसेस होगा। और तो सियासी तौर पे ये तो क्लियर है कि एक तरफ अक़लियती वोट है PTI के सपोर्टर महमूद खान अचकज़ई है, दूसरी तरफ तमाम इत्तेहादी जमातों का वोट है जो बहरहाल सदर आसिफ जरदारी को जाना है। तो इस तरह ये तो पोजीशन तो हम आपको बता सकते हैं कि ये इलेक्शन आसिफ जरदारी जीत जाएंगे। अभी चलें क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब की अगर बात की जाए तो पहले भी सदर रह चुके हैं। बतौर सदर जो है वो कौन से ऐसे काम कर सकते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है सदर का ओहदा होना, और इंतखाब हो जाए तो फिर हम प्रोसेस में हम देखेंगे किन चीज़ों में उनका रोल एक्टिवली उनको प्ले करने की इस वक्त ज़रूरत है मौजूदा हालात में। देखिए रमशा, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मफाहमत के बादशाह कहलाते हैं और उन्होंने उनका ये जादू की जो छड़ी है वो सब पर काम कर जाती है, क्योंकि उनकी रिकन्सिलिएशन की जो पॉलिसी है, मफाहमत की पॉलिसी है, उसकी वजह से वो जो दीगर जो सियासी जमातें हैं वो उनको अपने दामन में समेट लेते हैं। उनकी जो पॉलिसी है, उनकी गुफ्तगू है और सारी जो मामलात हैं, उनकी जो सियासी समझबूझ है वो इस नहज पर है कि वो तमाम को अपने दामन में समेट लेते हैं। तो ये तो एक तय बात हो गई है, लग भी रहा है, लेकिन एक प्रोसेस का हिस्सा है। उस प्रोसेस से गुजर के वो सदर पाकिस्तान मुंतखब इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उसमें जो आइनी ज़िम्मेदारी है सदर आसिफ अली जरदारी की, उसमें बहुत अहम ज़िम्मेदारी उनकी बनती है कि जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुल्क को जो मुश्किल मराइल हैं, जिसमें उनको उस प्रोसेस से वो निकाल कर एक मुल्क की जो सालमियत है उसको एक आलमी सतह पर लेके जाएंगे। और नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलके जो है वो मुल्क के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान है, उसके अलावा बदअमनी का मामला है, उसके अलावा जो सूबों के अंदर आपस में इंटरेक्शन की कमी है, गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको मेरे ख्याल से सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इसको पूरा करने में मैं समझता हूँ कामयाब होंगे। और उनकी ये फ़हम है, उनकी फ़हम को समझबूझ रखते हैं वो सियासी, इसी वजह से दोबारा वो उनको पार्टी जो है वो ऊपर लेकर आई है और प्रेसिडेंट के लिए उनका नाम दिया गया है। सही, बिल्कुल। कोई ब्रेक लेते हैं, फिर राजेश साहब से भी पूछेंगे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब वही सवाल लेके आज भाई मैं आपकी तरफ भी बढ़ती हूँ। खुर्शीद भाई जो बात कर रहे आपने थे, जो सवाल किया, आसिफ जरदारी इस मुल्क के बड़े सियासतदान हैं। वो जब 2008 में सदर बने तो उनके 2-3 बहुत बड़े कारनामे थे। एक तो मुल्क के पूरे आइन को रीशेप किया 18वीं तरमीम की सूरत में। 73 के आइन को बहाल किया उन्होंने। 73 का आइन जो जनरल ज़िया-उल-हक की मार्शल से डिस्टर्ब था, उसको रीशेप किया, एक पूरा नया आइनी सिस्टम दिया जिसको 18वीं तरमीम हम कहते हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिली, बहुत सारे महकमे सूबों के पास चले गए, फाइनेंशियल मदद मिली सूबों को। एक तो केपी जिस इस वक्त हम कह रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा, ये आसिफ जरदारी का सबसे बड़ा कारनामा है। सरहद सूबा कहते थे हम उसको, उसने उसको एक नाम दिया खैबर पख्तूनख्वा का, वो एक बड़ा कारनामा था। मफाहमत की बात इन्होंने की और वो 5 साल उस गवर्नमेंट ने पूरे किए, वो एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आसिफ जरदारी के सदर बनने के बाद आज ये चौथी हुकूमत है। तसलसल है, हर हुकूमत 5 साल पूरे करती है। वज़ीर आज़म ज़रूर तब्दील हुए हैं इस दौरान, लेकिन हुकूमत के जो असम्बली का टेन्योर है 5 साल का, वो पूरा होता है। ये हमारे मुल्क में पहले कभी नहीं होता था। तो 5 साल 8 से लेके 13, 13 से लेके 18, 18 से लेके 23, अब फिर ये चौथी हुकूमत आई है। तो मेरा ख्याल है ये पॉलिटिशियंस के बड़े कारनामे हैं कि अगर मुल्क को, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी है हमारे मुल्क। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हुकूमत आई है उसके लिए भी मसला है, चाहे सदर हो, चाहे भली पीपल्स पार्टी वजारतों में ना भी हो, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, एक बड़ी इत्तेहादी जमात है, तो उनका भी ये पार्ट बनता है। मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देना जमहूरियत की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है। मुआशी तौर पे मुल्क मुस्तहकम होगा तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी तो आम आवाम को कोई फ़ायदा हो सकेगा। लेकिन इस दफ़ा मैं समझता हूँ वसेब के लोग शायद मुंतज़िर हैं सदर जरदारी के बनने के बाद कि सराय की सूबा बन जाएगा। क्या खैर आज सब ऐसी कोई बात है? नहीं, मेरा ख्याल है कोई मूव नहीं है सराय की सूबे की इस तरह की जो आप फरमा रहे हैं। लेकिन डिमांड ज़रूर है, लेकिन एक उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए असम्बली में, और नया सूबा बनने के लिए असम्बली में एक बाकायदा एक कानून बनता है, एक बिल पेश होता है। उस बिल को जब सारी जमातें मंजूर करती हैं उसके बाद सूबे की तरफ हम जाते हैं। लेकिन देखें इस तरह की कोई मूव असम्बली में होती है या नहीं होती है, मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी कोई मूव हो। चलें, लेकिन ये भी है कि कैटेगोरिकली जैसे 18वीं तरमीम के बाद सूबों को इख्तियारात दिए गए, तो सूबों की तादाद में भी अगर इजाफा किया जाए और वहाँ पर गवर्नमेंट्स आ जाएँ, वो उनको बजट्स और टास्क दे दी जाए, तो मेरे ख्याल से और ज़्यादा सिस्टम को चलाने में आसानी जाती है। ये क्या है ना, हमारे ये तो हमारे नए सूबे एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है और बहुत बड़ी बहस है। जैसे कराची को भी सूबा बनाने की बात होती रही, सराय की सूबे की बात, बहुत सारे मुतालबात शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसे। चलें किसी दिन इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या आएगा। यकीनन आने वाले दिनों में इस पर भी हम कोई शो रखेंगे और बात ज़रूर करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच खुर्शीद रहमानी साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली साहब, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे वक्त दिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हम जैसे कि बात करते हैं मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, तो आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से कि दांतों की सेहत कितनी अच्छी रखना ज़रूरी है और आपकी ओरल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। दांतों को अच्छा रखने के लिए किन किन चीज़ों को खा पी सकते हैं, और अगर जिनको दांतों से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज़ हों उसका इलाज कैसे होता है, और क्या क्या जो है ना वो इश्यूज़ आ भी रहे हैं जो हमारी आजकल डाइट है या प्रैक्टिसेस है, बच्चों में बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली हुसैन मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो है वो कंसल्टेंट डेंटल सर्जन भी हैं और क्लिनिक्स भी करते हैं, और यकीनन काफ़ी ज़्यादा साउंड जो है वो डॉक्टर हैं अपनी फील्ड के अंदर। तो डॉक्टर अली ये बताएं, सबसे पहले अभी कॉमन इश्यूज़ आप सबसे ज़्यादा क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक ज़माना था बच्चों में जी चॉकलेट खा खा के दांत ख़राब है, हम तो यही सुनते आए हैं। तो बच्चों में क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं और बड़ों में क्या मसाइल हैं सबसे ज़्यादा? लेकिन बच्चों में जो सबसे कॉमन चीज़ है उसको नर्सिंग बॉटल कैरीज कहते हैं। मतलब कि सामने के दांत जो फीडर पीने की वजह से, दूध की बोतल मुंह में रखने की वजह से प्रोलॉन्ग, उसकी वजह से वो सामने के जो ऊपर के दांत होते हैं 6 और नीचे के 6 वो ख़राब हो जाते हैं। और ये इतनी जल्दी में होता है कि पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि अचानक से ख़राब हो गए। तो वो अचानक बेसिकली अचानक नहीं होता, वो इग्नोरेंस होती है पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि बच्चे हैं उनको तो इम्पोर्टेंस का नहीं पता होता।
तो वो माँ बाप क्या करते हैं, हमने बिजी स्केड्यूल की वजह से दूध की बोतल मुंह में रख दी, जिसमें फिर एडिबल चीज़ें भी वो ऐड कर देते हैं, शुगर वगैरह, जूसेस वगैरह। तो उसके साथ फिर वो जब वो दूध मिक्स होकर जब दांतों के सामने जमा होता है तो फिर वहाँ पर वो तेज़ाब की वजह से कैविटीज़ होना। अच्छा, क्या होता है, जल्दी दांत गिर जाते हैं जल्दी? देखिए, जल्दी दांत नहीं गिरते, प्रॉब्लम ये होती है कि वो जड़ें वहाँ रह जाती हैं, क्योंकि सामने का जो एनामल है जो बच्चों का वो कमज़ोर होता है, वो तो गल जाता है फ़ौरन से, और गलने के बाद फिर डेंटिन और वो जड़ें वहाँ पर पड़ी रहती हैं, जो कि फिर बदनुमा लगती हैं। माँ बाप कंसर्न में होते हैं कि आने वाले पक्के दांत भी ख़राब ना हो। तो और दूसरा इशू ये होता है कि बच्चे लोकल एनेस्थीसिया में काम नहीं कराते, मतलब कि क्लिनिक पे आके इंजेक्शन लगवा के बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, उनको इतना फोबिया होता है इंजेक्शन का। तो फिर ऐसे बच्चों के लिए फिर हमें जीए का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में फिर इनको ट्रीट करना पड़ता है, या इनको निकलवाना पड़ता है, या फिर इन पर क्राउनिंग होती है, कवर लगती है। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो इससे बेहतर है कि माँ बाप एहतियात की तरफ जाएँ, प्रिवेंटिव मेजर्स लें। अच्छा, वो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? दूध की बोतल देखें, दूध की बोतल एक तो 2.5 साल के बाद बंद करवानी है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे ही दूध पी ले बच्चा तो उसमें उसके बाद उसके मलमल के कपड़े से उसके दांतों साफ कर लिया। इस तरह पूरी रात ना रखा जाए दूध की बोतल को। आप अपने सामने उसे बच्चे को घंटा 1.5 घंटा दूध दे दें, जैसे ही दूध की बोतल ख़त्म हो वैसे ही बोतल बच्चे मुंह में रखे रहते हैं और सो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो गलत है, और वो उसमें मेन जो किरदार है वो माँ बाप का होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या चॉकलेट वगैरह खाने से भी दांत बहुत ज़्यादा देखें, खराब होते हैं? चॉकलेट से स्वीटनर नहीं, देखें चॉकलेट्स हम भी खाते हैं, और हम बाकायदा हम पेशेंट्स भी हमारे लिए लेकर आते हैं, तो हम पेशेंटों के सामने खाते हैं, तो पेशेंट बड़ा हैरत से देख रहा होता है कि हमें ये रोकते हैं, खुद खा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह यह है कि चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी ख़राब है। अगर आपने हर 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में मुंह में मीठा रखना शुरू कर दिया, तो हमारे मुंह में जो जरासीम हैं जो नेचुरली होते हैं, ओरल फ्लोरा, वो फौरी उन मीठे के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं होते इतना जल्दी। ठीक है। तो आपने कुछ ब्रेक देना है, यानी कि आपने 1 दफ़ा खा लिया दिन में या 2 दफ़ा खा लिया, खाने के बाद कुछ थोड़े से देर बाद आपने कुल्ली कर ली, ताकि वो जो जितना भी मुंह में तेज़ाब जमा हुआ है चॉकलेट की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो न्यूट्रलाइज होगा तो कैविटीज़ नहीं बनेंगी। दिन में एक आधी चॉकलेट अगर बच्चा खा रहा है तो कोई मसला, नो इश्यूज़, 1 नहीं 2 खा लें, नो इश्यूज़। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो छोटे छोटे पीसेस में ना खाता रहे पूरा दिन, उसमें प्रॉब्लम। एक साथ पूरी चॉकलेट खा ले, कोई इशू नहीं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद कुल्ली कर ले या ब्रश कर ले, कोई इशू नहीं। सही। बड़ों में क्या मसाइल सबसे ज़्यादा नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ों में कराची में मैं वो इसी पे आ रहा था कि कराची में तो पान, गुटखा, छालिया, नस्वार एंड अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी इतनी ज़्यादा कॉमन है कि वो हमारे जो दांतों के इश्यूज से ज़्यादा गाल के इश्यूज, धब्बों के इश्यूज, मुंह कम खुलने के इश्यूज, ओरल कैंसर के इश्यूज, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो मुंह कम खुलना और सफ़ेदी जमा होती है गालों के अंदर, उसके इश्यूज, ये TMJ जॉइंट के इश्यूज स्ट्रेस की वजह से ख़वातीन में, ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू कैविटीज़ आजकल। अच्छा। वरना पहले ऐसा होता था कि पेशेंट कैविटीज़ के साथ आ रहा है, दान लगवाने से आ रहा है, लेकिन आजकल क्योंकि नौजवानों में इन चीज़ों का, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनमें ये पान छालिया का इतना ज़्यादा यूजेज हो गया है कि उसकी वजह से दूसरे मसाइल भी पैरेलल बहुत हो गए। तो उस केस में फिर हम ये है कि काउंसलिंग की तरफ भी जाते हैं, फिर अचानक से छुड़वाना भी मुश्किल होता है बच्चों को, और फिर हमें उनके साथ बैठ के उनको तस्वीरें दिखानी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है ये मसला। और अगर खुदा न खास्ता वो इस कंडीशन के हद तक पहुंच गया कि मुंह कम खुल रहा है और मसाले वाली चीज़ें नहीं खा पा रहा, जलन हो रही है, तो फिर उसको वो ब्रेकिंग न्यूज़ देना और फिर बायोप्सी करवाना उसका उस यंग एज में, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो उससे पहले ये चीज़ें हमें अच्छा, ये मुंह का ना खुलना है, ये छोटा हो जाना, अंदर जैसे आपने बताया वाइट पड़ जाना, ये क्या कैंसर की अलामत होती है? देखें, ये एक ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की कंडीशन है। ये उसमें होता है कि सफ़ेद धब्बे या लाल धब्बे गाल के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब उस फाइब्रोसिस के साथ साथ 2-3 और कंडीशन होती हैं, इथ्रोप्लेकिया जिसे कहते हैं, ल्यूकोप्लेकिया, ये भी समझ लें कि प्री कैंसरस कंडीशंस और लीजन्स हैं। इनमें ये होता है कि ये अगर इस हालत तक पहुंच गई तो इसका मतलब आपने गेट के ऊपर पांव रख दिया है कैंसर के। अब आपने अगर कंटिन्यू की ये चीज़ें तो बस आपने नेक्स्ट ओरल कैंसर पे जाना है। फिर ओरल कैंसर का जो ऑपरेशन है वो बड़ा एक्सपेंसिव है कि मैं आपको बताऊं। फिर उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती। कभी आप टांग के गोश्त को गाल पे लगाते हैं काटने के बाद, तो अब आप सोचें कि जब टांग का गोश्त गाल में लगा होगा तो आप क्या खा पाएंगे।
आप समझ रही हैं मेरी बात? तो जो खुदा ने जो हमें नेचुरली जो एक चीज़ें दी हैं मखलूक ने, तो हमें उसका शुक्र अदा करके इसका ख्याल रखना है। जब नहीं रखेंगे तो फिर वो तो सुसाइड के ज़ुमरे में आता है। हाँ, ये बात आपकी सही। अच्छा, ये जो तस्वीरें चल रही हैं हमारे पास, ये स्क्रू लगा रहे हैं दांत में, ये क्या और कितना पेनफुल सा प्रोसेस ये इम्प्लांट कहलाता है। देखिए पेनफुल नहीं होता, और आजकल ये हमारी पहले जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस करते हैं इसमें आसपास के दांत को घिस के कवर करते हैं, बीच में दांत लगाते हैं। अब ये नहीं होता, अब हम इम्प्लांट्स की तरफ जाते हैं जिसमें हमें आसपास के दांत को घिसने की ज़रूरत नहीं है। टाइटेनियम की छोटी सी स्क्रू डालते हैं, 2-2.5 महीने तक उसका वेट करते हैं ताकि वो हड्डी के साथ चिपक जाए, उसके बाद उसके ऊपर कवर लगाते हैं। ये वैसी चीज़ है जैसे कि कभी एक्सीडेंट होता है तो टांग पे रॉड लगती है, ये वही रॉड है जो टाइटेनियम की होती है। ये बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, 10-15 मिनट की एक सर्जरी होती है छोटी सी, उसके बाद हम 2-2.5 महीने पेशेंट को वेट कराते हैं। लेकिन शर्त यह है कि पेशेंट की शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, स्मोकिंग अगर वो करता है तो स्मोकिंग को कम कर दे, और अगर विटामिन डी इसका लो है तो फिर हमें विटामिन डी बढ़ाना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें अगर ठीक हैं तो फिर इम्प्लांट से अच्छा ऑप्शन दांत लगाने के लिए, फिक्स दांत लगाने के लिए और कोई। अच्छा, पहले फिक्स दांत किस तरह, वो क्या था, वो दांत घुसाते थे पूरा, क्या था पहले ये था कि हम आसपास के 2 दांतों को घिसते थे, उन पे कवर करते थे, बीच में दांत लगाते थे, जिसको ब्रिज कहते हैं। जैसे जिसकी जगह आप ये जो स्क्रू लगा रहे हैं, उसकी जगह क्या थी चीज़? उसकी जगह वो कवर थे, अच्छा, कैप लगते थे। अच्छा, तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि खुदा ने हर दांत के साथ एक जड़ बनाई है। ठीक है। ब्रिज में जड़ नहीं होती थी, इसमें जड़ होती है। तो इसमें जड़ होती है तो वो जड़ सारे फोर्सेस को बर्दाश्त करती है, और ऊपर हम कैप जब लगाते हैं तो हम खाना सही से खा सकते हैं। तो ये पेनफुल नहीं है आप? बिल्कुल पेनफुल नहीं है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया होता है, और हम पूरे मुंह में इम्प्लांट लगाते हैं, 7-8 नीचे 7-8 ऊपर, जिनके बिल्कुल दांत नहीं होते, जिनको फिक्स दांत। देखिए खुदा ने हमें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल मैंने तो एक 105 का कॉन्सेप्ट था या 1-2 दांत लगवाने का कॉन्सेप्ट था, ये ज्यादा तादाद में भी लग जाते हैं? ज़्यादा तादाद में भी लगते हैं। मैंने एक 105 साल के ज़ईफ़ बुजुर्ग का मैंने इम्प्लांट किए थे। वो इतने तंग थे उस डेंचर से, वो जो बत्तीसी लगती है, वो कहते थे कुछ भी करो, मुझे अगर 6 महीने भी मैं ज़िंदा रहा तो मुझे अच्छा खाना खाना है, मैं गोश्त खो रहा हूँ, मुझे खाना खाना है। तो मैंने 6 इम्प्लांट नीचे किए थे, उसके 6 इम्प्लांट ऊपर किए थे, और अभी माशाल्लाह उनका ब्रिज लगा हुआ है, वो इंजॉय कर रहे हैं। थे भी नॉर्दर्न एरिया के, तो वो जो है ना वो खाने पीने के शौकीन थे। और वहाँ तो आपको पता है फिर खाना भी माशाल्लाह हेल्दी होता है, और वो बर्दाश्त करने वाले भी थे, उनके विटामिन डी भी ठीक था, शुगर भी नहीं था। तो मैंने बड़ा आसानी से उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया था सर्जरी के दौरान। तो 6 इम्प्लांट नीचे, 6 इम्प्लांट, और माशाल्लाह वो फिक्स दांत इंजॉय करें। खुदा ने देखे हमें फिक्स दांतों के साथ भेजा है। जो निकालने लगाने वाले दांत होते हैं वो शूज़ की तरह होते हैं, आपने रात को उतार के सोना होता है। तो वो फिक्स दांत, फिर हम यह है कि हमारी जो साइकी है वो फिक्स दांत को ही उसी को वो करती है। हाँ। आप समझ रहे हैं? आप अगर आप निकालने लगाने वाले दांत मुंह में रखेंगे तो आप क्या आप समझ लेंगे, एक जैसे आपने अंगूठी पहनी है वो भी उतारनी है, आपने घड़ी भी उतारनी है, अपने जूते भी उतारने हैं, चलें अब दांत भी उतार। मुझे ना वो दांत का वो देख के ना, वो पानी के गिलासों में रख रहे होते हैं, एग्जैक्टली, तो वो आप देखें तो एग्जैक्टली, तो हम जो है ना इंसान, हम फिक्स दांतों के आदी हैं, और फिक्स दांत ही हम उन्हीं से खा सकते हैं। ये कॉस्टली है बहुत ट्रीटमेंट? देखिए इम्प्लांट कॉस्टली उस वक्त होता है कि अगर आप पहले तो आप एहतियात करें कि ये चीज़ डेफिनेटली आम प्रोसीजर से, ब्रिज से, क्राउन से और डेंचर से जो निकालने लगा, उनसे तो ये कॉस्टली है। लेकिन कुछ डेंटिस्ट इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, मरीज़ों के लिए इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने लगते हैं ना, तो पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए वो चीज़ें निकल आती हैं। एक एवरेज कॉस्ट क्या है कम बेश? आप समझ लेंगे इम्प्लांट एवरेज, अगर आप एक दांत अगर आप बड़ी इकोनॉमिकल जगह से भी कराची में करवाते हैं 50,000 का, कम से कम 50,000 का होता है। सही, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है? लॉन्ग लास्टिंग है, ज़िंदगी भर चलता है अगर एहतियात सफाई की जाए, वरना तो आपके ओरिजिनल दांत भी ख़राब हो जाते हैं। हाँ, वो तो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने उसी की हिफाजत करनी है, अल्लाह ना करे कि आपको इम्प्लांट की तरफ जाना ही पड़े, लेकिन अगर होता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम ये भी देखते हैं कि ये जो डेंटिस्ट हैं जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके, हमने ये भी सुना है कि ये भी अगर सही ना हो, प्रॉपर ना हो, तो कैंसर्स कॉज कर सकते हैं, और जो है वो न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स इससे हो जाती है। इसमें कितनी सदाकत है बताइएगा, लेकिन मैं पहले ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं दांतों के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से। ख़ास तौर पे आज हमने देखा कि इम्प्लांट्स कैसे किए जाते हैं। अच्छा, ये भी सवाल ले लीजिएगा कि ये जो इम्प्लांटेड टीथ होता है,
इसमें सेंसिटिविटी वगैरह ये नहीं होता, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल होता है, उन सबसे मुस्तस्ना होगा? नहीं, ये देखें सेंसिटिविटी वगैरह अभी तक तो नहीं आई, लेकिन फ्यूचर अच्छा। में हो सकता है स्टेम सेल पे जब काम हो रीजनरेटिव मेडिसिन में, तो फिर इस किस्म की चीज़ें भी इंशाल्लाह बिल्ट इन की जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, देखें, जाने से अब पहले भी मैं एक सामान सवाल की कर रही सफाई थी का कि आपने कैंसर से रिलेट किया, देखें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और न्यूरोलॉजिकल भी कोई? ना, कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप किसी नर्व को डैमेज ना करते हैं किसी भी औजार से, तब तक न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं होता। सेकंड ये कि सामान की सफाई से हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, एड्स हो सकता है अगर गंदे सामान हो, स्टरलाइज ना हो। अगर किसी एक मरीज़ को हेपेटाइटिस बी, सी या HIV, एड्स है तो उससे दूसरे मरीज़ को ट्रांसफ़र हो सकता है अगर सामान साफ़ ना किए गए हो, स्टरलाइज ना किए गए हो B क्लास ऑटोक्लेव से। और अगर कोई इसके नर्व अलावा डिस्टर्ब हो जाए तो? नर्व डैमेज, देखिए नर्व डैमेज के लिए फिर ये होता है कि नर्व अकल दाढ़ के नीचे होती है, या कभी कभार जो है ना अपर नर्व काफ़ी अकल दाढ़ से दूर होती है, या फिर कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि दांत निकालते वक्त उस नर्व को डैमेज कर देते हैं, या कभी कभार एक ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया नाम की कंडीशन होती है जिसमें कभी कभार डेंटल प्रोसीजर से वो न्यूरल्जिया ट्रिगर हो जाता है। ये तमाम चीज़ें प्रोसीजर से हो सकती हैं अगर अनस्किल्ड डेंटिस्ट या फिर नौजवान जो बच्चे जो नई नई प्रैक्टिस में आए होते हैं, अगर या फिर वो या फिर नीम हकीम वो अगर इन प्रोसीजर्स को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें तो फिर उनसे ये गलतियां हो जाती हैं अगर एक्सरेस वगैरह और CT स्कैन वगैरह ना देखे जाएं। और क्या कंडीशंस हो सकती हैं तो उसमें इसके? फिर यह है कि ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, तो मुझे याद है एक फेमस हमारे इंडियन एक्टर हैं, उनको भी ये बीमारी हुई थी। तो ये तो एक समझा जाता है कि सुसाइड तक आदमी अटैम्प्ट कर सकता है अगर इतना पेन होता है उसमें। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में वो बहुत ज़्यादा इस किस्म का, यानी कि जो उंगलियां मैं यहाँ पर रखूँगा यहाँ तकलीफ़ होती है और करंट जैसी तकलीफ़ होती है, करंट लगता है बाकायदा। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ, लेकिन उसकी भी गोलियां हैं, उसको भी दबाने का एक तरीका है, उसकी भी सर्जरियाँ होती हैं। और बाकी अगर वो जो नर्व डैमेज है जो दांत निकालने के बाद होती है वो तो 2-2.5 महीने में रिकवर की जा सकती है, क्योंकि खुदा ने नर्व के अंदर एक ऐसी चीज़ रखी कि वो रिकवर कर जाए। जैसे लिवर रिकवर कर जाता है ऐसे नर्व भी रिकवर कर जाता है। बिल्कुल, ऐसे तो यकीन ये कंडीशंस हैं और ये बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं कि आपको प्रोफाउंड एक डेंटिस्ट का इंतखाब करना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। दांतों के इलाज में डर पर लगता है कि वो इंजेक्शन लगेगा मुंह में आपके, कोई घुस के नहीं, कुछ आजकल करेगा, एक तो डेंटिस्ट इतना ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं प्रोसीजर से पहले, और दूसरा ये कि आजकल स्प्रेज जेल वगैरह इतने आ गए हैं कि वो जो नर्व जो प्रिक का दर्द होता है ना वो भी नहीं होता। अच्छा, इंजेक्शन का दर्द, क्योंकि स्प्रेस आ गए उस एरिया को हम पहले ही नम कर देते हैं स्प्रे से या जेल लगा देते हैं तो पता नहीं चलता। हाँ, अगर आप आँखों से प्रोसीजर देख रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ और 6 लोग सामने खड़े हुए हैं, तो वो एक फोबिया है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता। उसके लिए फिर एक डेंटिस्ट का रोल होता है, अगर वो थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा जॉली हो जाए, थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं दिमाग। काउंसलिंग तो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है, अगर हम वो करेंगे तो फिर पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है मुझे, क्योंकि खुद भी है कि दांतों का जो है ना कराने में कि बंदा कैसे कराएगा, बहुत तकलीफ होगी, दर्द होगा, किसी का भी सुनते हैं तो डर हो जाता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो यकीनन यस ये होता है। अच्छा, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि जो है ना बहुत सारे लोगों को ये होता है कि बहुत अरसे से जो है ना वो दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते जी। और जो लोग नहीं, लाइक उठे आपने ऐसे ही खाना खा लिया, सो रहे हैं तो आखिरी वक्त तक कुछ खा पी के और आपने कुल्ली तक नहीं लोग करते और सो गए, तो उससे क्या मसाइल होते हैं? और वो भी दांत आपके बिल्कुल गला देता है, ख़राब कर देता है। देखें, दांतों की सफाई साल में 1 दफ़ा करवाना लाजमी है और 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना लाजमी है। और दांतों की सफाई से आपने उस दांतों को चमकाना नहीं है, डेंटिस्ट के पास चमकानेंगे आप घर पर, जो भी आपको यूज़ करना है, जो भी टूथपेस्ट यूज़ करना है। सफाई से मुराद आपकी मसूड़ों की सफाई है, वहाँ से वो जो गंदगी निकालेगा डेंटिस्ट, उससे वो मसूड़े नीचे नहीं जाएंगे। दूसरा, वो जो मुंह से बदबू आने की कंप्लेन है वो नहीं होगी, मसूड़ों से खून नहीं आएगा। बाकी जो सफाई का जो रोल है वो आपने 4 से 5 मिनट 2 टाइम घर में, रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद आपने घर पे करना है। उसके साथ पैरेलल आप सफाई कराते रहें तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो टूथपेस्ट का इंतखाब है ये कैसे करें? लाइक बहुत सारे आप स्टोर चले जाएं तो अब तो पूरे रैक्स में आपने एडवर्टाइजमेंट देख के चूज करना है, जो एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छी लगे वो टूथपेस्ट आपने जोक्स अपार्ट आपने देखें डेंटिस्ट के पास जाना है 6 महीने में एक दफ़ा। आपने ना गोली खानी है बगैर डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन के, ना टूथपेस्ट यूज़ करना है, ना माउथ वॉश यूज़ करना है। तो ये तमाम चीज़ें नहीं, नॉर्मल भी जो लोग हैं इनको कोई दांतों का प्रॉब्लम वो भी प्रिस्क्राइब लें। अगर वो भी डेंटिस्ट के पास जाके देखें, कोई भी चीज़ आपने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। आप वो एक नीली वाली गोली पेशेंट फ़ौरन से खा लेता है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये नीली वाली गोली का भी एक टाइम पे आके असर होना ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़तरनाक है फिर आपके लिए। तो आपने डेंटिस्ट से पूछ के, हो सकता है नीली वाली गोली से आपको
कोई रेजिस्टेंस हो या फिर अच्छा, आपको गोली एलर्जी तो हो। नहीं खा रहे, लेकिन अब टूथपेस्ट जो ले रहे हैं तो भाई वो तो काउंटर से कोई भी जैसे साबुन नहीं, खरीद आपने लेते हैं वैसे ऐसा टूथपेस्ट गलत भी है। खरीद देखिए, लेते हैं। साबुन भी तो आप आजकल स्किन के हिसाब से लेते हैं ना। आप मुंह उठा के कोई भी साबुन तो यूज़ नहीं करते, ठीक है, वो तो पुराना ज़माना था जो हमें अवेयरनेस नहीं थी। अब टूथपेस्ट के अंदर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि वो आपके दांतों के हिसाब से हैं या नहीं है, वो आपने अपने डेंटिस्ट से पूछना है, क्योंकि वो डेंटिस्ट मुआयना करने के बाद आपको आपका टूथपेस्ट लिख के देगा। फिर आप उस वक्त कह सकते हैं कि मैं क्या इस कंपनी का यूज़ कर लूँ, इस कंपनी का उस वक्त वो आपको गाइड कर देगा, लेकिन बगैर उसके अच्छा, गाइडेंस। जो आपने इश्तिहारात की बात की ना, उनमें सब में बहुत बताते हैं कि कैल्शियम इतना है इसमें और इसमें इतना फ्लोराइड है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसमें ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है, सोडियम है और बाकायदा नामों से भी आ रहे हैं। जी, और सोडियम देखें, नमक तो पहले ज़माने में सोडियम नमक का रोल तो बहुत ज़्यादा है। आप अगर घर में नीम गर्म पानी की कुल्लियाँ भी रेगुलर माउथ वॉश नहीं है तो करें, ये बहुत ज़रूरी है। मसवाक कर सकते हैं यूज़। बाकी कैल्शियम, फॉस्फेट और ये तमाम चीज़ें तो टूथपेस्ट में होती हैं। जब भी हमें ठंडा गर्म की कंप्लेन भी कम होना शुरू हो जाती है। फ्लोराइड होता है तो उसमें और ज़्यादा ठंडा गर्म की कंप्लेन। दांतों की मजबूती के लिए डेफिनेटली ये चीज़ें वो टूथपेस्ट में डालते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा, आपने ये चीज़ें सुन के आपने चीज़ें ख़रीदने नहीं जानी। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ये सुन के नहीं जाना, ठीक है। इसी तरीके से जैसे सर्फ वगैरह के आते हैं, हम अपने हिसाब से लेते हैं ना। एक तो आपने देखना है कि आपका जेब कितना अफोर्ड कर सकता है, दूसरा फिर आपने डेंटिस्ट से पूछ के ही, बच्चों के लिए भी जिनके जो टूथपेस्ट अलग होते हैं, बच्चों के भी अलग आ गए यस, और उनके फ्लेवर्ड होते हैं और उनको फ्लेवर ही करवाने ताकि उनको शौक पैदा हो कि आज मुझे मैंगो टेस्ट करना है, ठीक है जी। तो बच्चों के अलग और बड़ों के अलग होते हैं। एक और चीज़ ये कि अभी क्या टूथपेस्ट के बाद मुझे कुछ दिमाग में आया था एकदम से। टूथपेस्ट की तो यकीन चॉइस हमारे पास बहुत ज़्यादा। माउथ वॉश जो है वो भी हर तरह के अवेलेबल हैं, उसमें भी लिखा हुआ है फॉर सेंसिटिव, मिंट वाला, ये माउथ वॉश में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे आपको एलर्जी भी हो सकती है। फिर मैं रिपीट करूंगा कि माउथ वॉश भी आपने, उसमें मिंट भी आता है, उसमें फ्लोराइड भी ज़्यादा आता है, उसमें कुछ ऐसे क्लोरोक्सीडीन वाले एंटीबैक्टीरियल कुछ केमिकल्स होते हैं, तो वो भी आपने अपने डेंटिस्ट से पूछ के ही माउथ वॉशेस लेने हैं। सही है। कॉलर भी हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आप जी अगर बात करूँ तो मेरा सवाल ये है कि अक्ल दाढ़ निकलवाते हैं तो उससे अक्ल में दिमाग कमजोर हो जाता है, इसकी कहाँ से तकलीफ होती है? दांत निकलवाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है, ये बोल रहे हैं? अकल दाढ़ निकलती है, अकल दाढ़। कह रहे हैं अकल दाढ़ निकलवाने से क्या दिमाग कमज़ोर हो जाता है? मेरी इस पर कि जब भी इस किस्म के सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि दिमाग कमज़ोर हो जाता है, आँख कमज़ोर हो जाती है, तो मैं ये बोलता हूँ कि अक्सर औक़ात बिल्ली भी अगर कहीं हमारे सामने से गुजर जाए तो हमारे दिमाग में ऐसे ख्याल आता है, तो ये तो दांत निकालने का, तो ये बड़ी वो चीज़ें हैं जो हमारे बरसों से लोग हम सुनते आ रहे हैं बातें। देखें, खुदा ने हर दांत को, एक दांत को दूसरे दांत की नर्व को अलग रखा हुआ है। अब आप सोचें कि दो पड़ोस वाली चीज़ों को बिल्कुल ऐसे चिपके हुए दांतों की नर्व अलग है, तो आँख तो किधर पड़ी हुई है, दिमाग किधर पड़ा हुआ है, तो ये इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर 32 दांत एक साथ भी निकलवा दी जाने एक साथ एक टाइम पे, तब भी आपकी आँख ठीक रहेगी, दिमाग ठीक रहेगा। हाँ, अलबत्ता आप खुद से खौफज़दा ना हो कि मेरा दांत निकलने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो तो अगर आप सोचेंगे तो कुछ भी वो टॉक्सिन्स दिमाग में पैदा हो जाएंगे और मैं आपको बताऊं फिर ख़राब भी हो जाएगा। हाँ, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। जैसे आपका एक सवाल था ना कि सामान की गंदगी से कैंसर हो जाता है। अब हो सकता है कि वो कैंसर पहले से उसके जिस्म में मौजूद हो और दांत निकलवाने के बाद वो चीज़ डायग्नोज हो रही है, तो वो तो पेशेंट तो यही सोचेगा दांत निकलवाने की वजह से। एम आई क्लियर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशंस में क्या होता है, मुंह नहीं खुल रहा है और ये जो पान गुटखा मावा, ये जो चीज़ें हमारे यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, वो लोग ज़्यादा खा रहे हैं, मुंह कटने, छाले, इनकी भी कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? देखें, एक लॉजिक ये है कि अगर कोई भी छाला 14 दिन से ज़्यादा आपके मुंह में मौजूद है तो आपने उसकी बायोप्सी करवानी है। अच्छा। अगर 14 दिन से पहले ख़त्म हो जाए तो वो कुछ सेल्फ रिमिटिंग अल्सर्स होते हैं, उनके लिए आपने कोई भी जेल वगैरह लगाना है, वो डेंटिस्ट आपको लिख के दे देगा। 14 दिन से ज़्यादा है, कोई भी छाला, लाल हो, वो सफ़ेद हो, जैसा भी हो, उसके लिए आपने बायोप्सी करवानी है। बायोप्सी में वो रिपोर्ट आ जाएगी कि वो बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंसी हुई तो खुदा न खास्ता फिर वो कैंसर की तरफ जाएगी, या कैंसर है। बेनाइन हुआ तो वो फिर उसको ट्रीट करना आसान होता है।
माउथ कैंसर वगैरह जिन लोगों को होता है उनके लिए तो फिर प्रॉपर डाइट लेना, किसी भी चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी क्या कंडीशंस होती हैं और वो कितना क्रॉनिकल हो सकता है? खाने पीने के लिए मुश्किल है, उसके सर्वाइवल भी बहुत कम होता है, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है। 5 साल कहते हैं एवरेज ओरल कैंसर होने के बाद बंदा जीता, ये एवरेज है। हो सकता है ज़िंदगी भर भी इसके, अल्लाह ये तो सारे खुदा के हाथ में, लेकिन यह है कि साइंस ये कहती है, एविडेंस ये कहता है कि 5 साल उसकी प्रोग्नोसिस होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद। लेकिन डिपेंड करता है वो कितना फैला है, वो कभी कभार लंग्स और लिवर तक भी चले जाता है। यस, क्योंकि वो सारा अंदर से ही हम खाते से जाते हैं, वो जो है कैंसर के जो पीसेस हैं वो लिवर पे भी चले आते हैं, मेटास्टेसिस हो जाती है उसकी, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये चीज़ों का हमने डेफिनेटली इसको अपने छालिया, पान, सिगरेट से हमने दूर रहना है। KPK की तरफ से ये नस्वार वगैरह है, अल्कोहल और जो सिगरेट है, और आजकल मीट वगैरह जो बच्चे ले रहे हैं, जो इन तमाम चीज़ों से, ड्रग्स से दूर रहना है। ये सब ओरल कैंसर करवाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग इन द शो एंड गिविंग अस सो मच इन्फॉर्मेशन कि इतना आपने हमें अवेयर किया। और लोग भी जो बातें सुनते हैं उनको प्लीज़ अप्लाई ज़रूर किया करें अपने दांतों का, अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। वफ़े की तरफ बढ़ेंगे, वफ़े के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे स्किन इशूज़ के हवाले से भी, क्योंकि अब मौसम तब्दील हो रहा है और मौसम की तब्दीली के साथ साथ जो आपका केयर रूटीन है वो भी तब्दील हो जाना चाहिए, तो वही आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। तो आज हम वो चीज़ें पूछेंगे कि अब हम समर्स की तरफ जाएंगे, आगे रमज़ान भी है और पानी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा आपकी स्किन ख़राब हो रही होती है। रोज़ा भी रखेंगे तो किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल रखना है, अपने आप को हाइड्रेट कैसे रखना है और कौन कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हुमैरा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह, क्या खूबसूरत आप कलर पहन कर आई हैं। थैंक यू सो फ्रेश मच। बहुत लग रही हैं। पिछले दिनों तबीयत ख़राब थी तो अब बहुत ज़्यादा पता लग रहा है कि नाउ यू आर ओके। हाँ, वो बिजी भी थी ना शादी में, जो घर में शादी हाँ, थी, पूरा बिल्कुल सारा ऐसे ही। अरेंजमेंट। अब थोड़ा थकन उतर रही है, लेकिन अब Nice फिर colour and रमज़ान dress, आ रहा है, माशाल्लाह। रमज़ान की तैयारियां शुरू करनी है। थैंक यू। ये कलर मेरी क्रिएशन है, सारा कुछ जो भी डिज़ाइन बना हुआ है। मैं एक ज़माने में ड्रेस डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ। यार हमें भी कुछ डिज़ाइन करके बता दें, हम भी कुछ इंशाल्लाह, कर लें, ज़रूर, थोड़ी ज़रूर, मेहनत ज़रूर। कपड़ों में। तो ये जो बेचारे जे डॉट वाली मेहनत कर करके देते रहते हैं। और साथ साथ मेरे साथ जो है वो हकीम मुस्तफ़ा साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? उम्र आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में तो आपने बिल्कुल हमें याद नहीं रखा, आप बताकर ही नहीं गए कि आप उम्रा करने जा रहे हैं। मैंने बस पहुंचना से निकल गए, बस अल्लाह चले, के लेकिन बुलावा अब था, आपने जितनी भी दुआएं करनी है उसमें हमें ज़रूर याद बिल्कुल, रखना इंशाल्लाह, चाहिए। इंशाल्लाह। होती है। इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबसे पहले मौसम चेंज हो रहा है, मौसम की चेंज के साथ भाई स्किन केयर रूटीन क्या चेंज करना है, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे थे, चिकने चिकने मॉइस्चराइज़र होते हैं, क्योंकि ड्राई स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा सर्दी में। जबकि गर्मी में क्या हो रहा है जी, लोशन तक नहीं लगा रहे, नहीं लगा रहे, ना मुंह पे, ना हाथ पे, ना पाँव पे। अब ये रूटीन हो जाता है, रूटीन हो जाता है। और गर्मी लग रही होती है, चिपचिपाहट होती है। क्लिनजिंग ज़्यादा करनी पड़ती है हमें गर्मियों में। हाँ, और दूसरा ये कि अभी मैं बताऊं कि कराची का तो मौसम बिल्कुल ही तब्दील हो गया। हाँ। हमने सारे गर्म कपड़े अंदर रख दिए थे, वापस सर्दी आ गई, तो सोचा ये जो भी आ रहा और था ये मैं वाली कह रही ये वाली सर्दी वो आई है जो पूरी सर्दियां गुजर गई, वो ये वाली सर्दी नहीं आई थी। और ये वाली सर्दी बड़ी खतरनाक सर्दी है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है। तो कोशिश करें अपनी इस ड्राई स्किन को जितना मॉइस्चर रख सकते रखें। आप, मैं तो बेहतरीन कहती हूँ, हमेशा मैंने बताया कि आप बेसन और कॉफ़ी और हल्दी, चुटकी हल्दी, बेसन और कॉफ़ी आप इक्वल अमाउंट में, और चुटकी हल्दी ये बना के रख लें और उसमें बालाई मिक्स करके इस सीज़न में लगाएं जो अभी आपका ड्राई हो रहा है। अच्छा। फ्रेश बालाई ज़्यादा अच्छी है, अगर आप वो मिक्स करके लगा के आप देखिएगा आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरी स्किन ये ख़राब हुई है अभी इन दिनों, मेरी स्किन सैगी होना शुरू हो गई। तो सैगीनेस के लिए फिर मैंने यही किया कि मेरी स्किन ऐसा लग रहा था कि मैं जितना कुछ लगा रही हूँ ना, स्किन एब्जॉर्ब किए जा रही है। हाँ। क्योंकि अभी मैं इतना बिजी थी कि मुझे पानी का इंटेक भी कम हो रहा था। और सबसे पहले कि पानी का इंटेक जितना आप रख सकते हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखो अभी, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। रमज़ान में ऑब्वियसली हमारा पानी का इंटेक थोड़ा कम होगा, तो कोशिश करें अभी से उसको हम रिकवर करना शुरू कर दें कि रमज़ान से पहले आप शुरू कर दें। और रमज़ान में भी कोशिश करें कि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद, यानी कि आप खोल लें, सब कुछ कर लें, पहले नहीं, आप बीच में जो टाइम आपके पास होता है सेहरी तक का, उसमें जितना पानी इंटेक करोगे ना उतनी डिटॉक्सिफिकेशन होगी। वैसे तो रोज़ा रख के ही डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है, लेकिन पानी का इंटेक आपने ज़्यादा रखना है अपना।
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी आप चूँकि उम्रा कर कर आए हैं, तो उम्रे में भी ये हो रहा होता है कि वहाँ तो खैर हर जगह ज़मज़म आपको अवेलेबल है बहुत इजीली, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा होती है और आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा लोगों की ख़राब हो जाती है। अब आगे हज भी आएगा, उसकी भी तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। उम्रे पे लोग बहुत ज़्यादा रमज़ान में जाते हैं, तो एक वो टैनिंग हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है। जो लोग करके आए हैं वो उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगी, और जो लोग जा रहे हैं वो किन चीज़ों का ख्याल रखें, आप बताइए। देखिए, वैसे तो जो हज है, उम्रा है, देखिए अल्लाह के तो अरकान है, वहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मतलब होता नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए वहाँ का जो मौसम है ना, वो पूरा साल गर्मी ही रहती है। सिर्फ फजर वहाँ सर्दी होती है। लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर सिर्फ एक काम ही कर लें, जब भी घर से निकलें तो थोड़े से पानी के लेमन डाल दीजिए। लेमन जितना इस्तेमाल करेंगे उससे कभी भी, एक तो आपका स्किन बर्न नहीं होगा, दूसरी बात ये कभी भी स्किन में मॉइस्चर की कमी नहीं हो पाएगी। जितना आपका पसीना जाएगा उतनी आपकी बॉडी में वीकनेस नहीं हो पाएगी। और चौथा, ये एक ऐसा मामला है कि नॉर्मल तौर पर इसकी वजह से जब बहुत पसीना आता है तो लोगों के गुर्दों में, फेफड़ों में दर्द शुरू हो जाता है या पानी कमी होती है। तो इस सुम्मा इंशाअल्लाह ताला इससे पानी की कमी नहीं हो पाएगी। दूसरा, यहाँ के केले और वहाँ के केले जो हैं उन पर बड़ा फ़र्क है। यहाँ का जो केला है उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ वाले में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा है, वहाँ वाले में पोटेशियम बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें टेस्ट कम है। टेस्ट कम है तो वो ऑन द स्पॉट जो है वो आपके ब्लड को बनाता है और ऑन द स्पॉट वो आपकी स्किन को या बालों को प्रॉपर तौर पर जो ग्रो करता है। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं भाई, जितना हो सके वहाँ पर केले महंगे हैं लेकिन केले खाइए इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरा, वहाँ पर एक मंदी मिलती है, मंदी। ठीक है, यहाँ की जो मंदी है वहाँ का बड़ा फ़र्क है। वहाँ की जो मंदी है वो बनती है बड़े लेस मसालों में, तो वहाँ वो खाइए इंशाल्लाह। तो उससे आपका पेट भी सेट रहेगा और कभी बीमार नहीं होगा। अच्छा, अभी ये मौसम जो है ना हमारा, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा शाम में तो बहुत हवाएं भी चल रही हैं, सुबह में भी बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन दिन में इतनी धूप है। और क्योंकि जब मैं यहाँ से वापसी जा रही थी तो ड्राइव जब कर रही थी तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। जब मेरे इस हाथ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और इस हाथ पे कम पड़ती है, तो ये हाथ अलग है और ये हाथ अलग है डिफरेंट हो तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रही है। इधर भी दिख रहा है, ये देखें सामने दिख रहा है। तो ये जो है ना, हाँ कितना फ़र्क है ना। तो खुद भी देखने का कभी कभी दिल नहीं चाहता कि क्यों ऐसा हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो टैनिंग हो रही थी। फिर बाइक राइडर्स जो हैं वो बाहर चला रहे होते हैं क्या, तो किस तरह से जो है ना वो हाथ पाँव अपने अच्छे और साफ़ रखे जाएं और टैनिंग से बचाएं। सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इफेक्टिव है। देखिए, सबसे बेहतरीन घर में सन ब्लॉक आपके पास मौजूद होता है ग्रीन टी। ग्रीन टी आप चाहे खुली ले लें, चाहे आप टी बैग ले लें। एक टी बैग 1 टीस्पून के बराबर होता है। आप घर में 1 कप में बनाइए, बॉईल कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कीजिए और थोड़ा सा रोज़ वाटर। ये आपका होममेड सन ब्लॉक रेडी है। आप चाहे यूवी रेज में आए, आप चाहे सन एक्सप्लोजर में जाएं, या सन आप जब सी साइड पे जाते हैं तो इसको आप स्प्रे कर लीजिए, बल्कि एक छोटी बोतल बना के अपने साथ ही रखिए, क्योंकि जितने भी सन ब्लॉक हैं 2 घंटे के बाद उनका असर खत्म अच्छा, ये जब बना के स्प्रे में रखेंगे खराब तो नहीं होगा? 10-12 दिन इस्तेमाल कर 2 दिन चल सकता है। अच्छा, 2 दिन के लिए आप बना के रख लीजिए और नया उसके बना बाद लें रोज। बिल्कुल उसके बाद आप फ्रेश बना लीजिए। जितना फ्रेश बनाएंगे वो आप, और इसको बनाने के लिए कोई इतने हार्ड एंड फास्ट टाइम नहीं लगता है। आपके पास हार्डली 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें रेडी हो जाती है। ये भी मैं ज़्यादा टाइम बता रही हूँ आपके पास। तो आप बना के रखें, आप स्प्रे करें। आप जब बाहर निकलते हो स्प्रे करके गर्मी में, फिर आप कॉम्पैक्ट वगैरह लगाइए, मेकअप का फाउंडेशन इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। आप देखिए आपकी स्किन भी नहीं ख़राब होगी, डैमेज भी नहीं होगी और प्रोटेक्ट करेगी। ये जो हमारी यूवी रेज है, इससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी। तो आप ये वाला कीजिए, आप लगा के, जितने भी बाइक राइडर्स हैं आप ये स्प्रे करके घर से निकलीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा सन बर्न हो जाता है, जिसको हम सन बर्न करते हैं, सी साइड पे जाके अक्सर हमारा सन बर्न होता है बहुत शदीद गर्मी में, तो उसमें एक पैक बनाइए जिसमें आपने लेना है 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून दही, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ लेमन। ये 4 चीज़ों का पैक बना के आप फेस पे अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसको थोड़ा सा फिंगर्स से मसाज करेंगे और 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप वॉश करेंगे, ये हफ्ते के अंदर आपकी स्किन रिकवर हो जाएगी। जितने आपकी टैन हुई है, बर्न हुई है, सब ठीक हो जाएगा इस पैक से। आपके पास टैनिंग के लिए जो है ना वो क्या है? देखिए मैं बताऊँ, एक मास्क आपको, वो मास्क भी है, समझ लीजिए एक उपटन भी है। तो वो सर्दियों के लिए भी है और गर्मियों के लिए भी है। सर्दियों में लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, गर्मियों में स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, या सन बर्न हो जाता है, या 2 टोन स्किन हो जाता है, और सर्दियों में नॉर्मल तौर पर स्किन फटना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक बड़ा बेहतरीन मास्क है, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला उसमें लेना है आपने ये कलौंजी, दूसरा लेना है आपको गुलाब का अर्क, और तीसरा लेना है आपको खालिस, बस
ये एक मास्क बन जाएगा। जहाँ पर भी आपको ये हो रहा है उस जगह पे उसको अप्लाई कर लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट जब सूख जाए तो उसको एज अ मास्क या बत्ती बना बना के उतारिए। तो इंशाअल्लाह ताला ऑन द स्पॉट स्किन ग्लो भी करेगा। सर्दियों में अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी की ड्राइनेस के लिए होगा, गर्मियों में अप्लाई करेंगे तो ये सनबर्न या स्किन को थोड़ा ग्लो करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, वो भी तो हम बनाते थे ना पुराने ज़माने में, ग्लिसरीन में लेमन मिलाते थे और रोज़ वाटर मिला के उसको एक बॉटल में रखते थे। तो वो सिर्फ सर्दी में करते हैं या गर्मी में भी कर सकते हैं? देखिए वो भी सर्दी में काम आता है, लेकिन देखिए समझ देखें वो है ना, वो सिर्फ स्किन ग्लो के लिए है। ये आपकी स्किन के अंदर के मसाम के लिए भी है। ये अंदर से बॉडी को नरिश भी करेगा और जो दौरान खून है उसको भी सही करेगा इंशाल्लाह ताला ये। तो वो एक से पॉसिबल एक सीज़न के एतबार से, लेकिन ये प्रॉपर तौर पर एक मास्क है तो ये पूरी सर्दी गर्मी में आपको काम देगा इंशाल्लाह ताला। तो गर्मियों में ना बेसिकली हमें क्लिनजिंग का बहुत एहतमाम करना चाहिए स्किन के ऊपर, क्योंकि जब हम गर्मी में बाहर निकलते हैं, एक तो हो रही होती है स्वेटिंग, क्योंकि आपके पोर्स इनलार्ज हो रहे होते हैं। स्वेटिंग जब हो रही होती है, आपका पसीना जब स्किन से निकल रहा होता है, तो जितनी भी डर्ट आसपास के माहौल में होती है वो सब आके बैठती है, आपकी चाहे स्कैल्प के ऊपर हो, आपकी चाहे स्किन के ऊपर हो, वो बैठती है। तो आप कोशिश करें कि उसकी क्लिनजिंग करें, और सबसे बेहतरीन क्लिनजर आपके पास दूध है घर में। आप कॉटन बड्स से कॉटन के पीसेस लीजिए, 2 पीस दूध में डिप कीजिए और स्किन के ऊपर ऐसे 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 राउंड मूवमेंट में आप मसाज करते जाएं। आपकी स्किन, क्योंकि लैक्टिक एसिड है दूध के अंदर, तो आपकी स्किन को ग्लो भी करेगा एंड आपके पोर्स के अंदर पेनिट्रेट होके आपकी स्किन को क्लिंस करेगा। जिन घरों में डब्बे वाला दूध आता है वो कोई भी दूध हो, दूध होना चाहिए बस, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम खुला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क में किसी में चले जाएं तो वहाँ तो डब्बे के ही दूध है, चाहे पाउडर मिल्क हो चाहे टेट्रा पैक हो, तो वहाँ तो यही वाले दूध होते हैं। तो आप किसी भी किस्म का मिल्क देख सकते हैं। लैक्टिक एसिड हर एक दूध में है, तो वो आप फेस पे यूज़ कीजिए। और उसके अलावा अगर बहुत शदीद गर्मी है, आपको बहुत अच्छा और क्लेंजर चाहिए, तो नारियल का तेल बेहतरीन क्लेंजर है, मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है। आप इससे आप क्लिनजिंग कर सकते हैं, आपकी फेस की स्किन को लिफ्ट भी करेगा। मैं बता रही ना, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। नारियल का तेल है, उसके अंदर अगर आपके पास घर में एलोवेरा लगा हुआ है, एलोवेरा आप लगाइए। आपकी स्किन सैगी स्किन हो रही है, फटाफट घर में कुछ नहीं है, पौधा लगा हुआ है, लीफ तोड़ा। मेरे पास तो, मैं तो यही करती हूँ, मेरे पास घर में इतना एलोवेरा लगा हुआ है कि मैंने एक लीफ तोड़ा, या तो सर में लगा लूँगी या स्किन पे लगा लूँगी, बॉडी पे अप्लाई कर लूँगी, वो उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसको भी तोड़ लगाने का तरीका है कि जब भी आप वो लीफ तोड़ें, उसको थोड़ी देर के लिए थोड़े से पानी में उल्टा डिप करके रख दें, क्योंकि उसके जितने भी जहरीले मवाद हैं वो पानी में वापस आ जाएंगे, वो उल्टा करके रखने से। फिर उसके बाद उस लीफ को यूज़ कीजिए आप, कोई इरिटेशन नहीं होगी। ये तो वैसे भी कहते हैं ना कि एलोवेरा का जो इस्तेमाल है वो स्किन को सूद करता है, ठंडा करता है गर्मी में, तो उसका भी एक फैक्ट यकीनन आता होगा। देखिए एलोवेरा तो स्किन के लिए भी है, बालों के लिए भी है, बोन्स के लिए भी है, विटामिन डी के लिए भी है। जिन लोगों की बॉडी में दर्द रहता है या घुटने बेजान हो जाते हैं, तो उनके लिए एक काम ये किया जाता है कि 1 टेबल स्पून एलोवेरा लिए और उसको रख दें फ्रिज के अंदर। सुबह में आप देखेंगे ना, उस पर एक पीली लेयर आ जाएगी, उस लेयर को हटाकर 1/4 टीस्पून खा लें और फिर थोड़ा दूध पी लें। तो अगर ये लगातार 21 दिन कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये घुटनों में जो लेस कम हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी बेहतर हो जाता है, और ख़वातीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ये इशू है कि कार्टिलेज लूज हो रहा होता है। बिल्कुल। हम मज़ीद भी बात करेंगे, तो हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं स्किन इशूज़ पर, जिल्द की हिफाजत के हवाले से और केयर करने के हवाले से। तो हमने ये कहा, अच्छा विटामिन सी का बड़ा एक स्किन को हेल्दी रखने में रोल होता है। अभी तो सर्दियों में कीनू आया और ये चीज़ें आ रही थी, मौसमी आ रही थी, अब ये गर्मी में इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आती है। लेमन होता है आपके पास इसके अलावा, तो विटामिन सी का रिसोर्स और क्या हो सकता है हुमैरा, किन चीज़ों से मिल सकता है, क्योंकि स्किन को अच्छा रखने के लिए तो बहुत ज़रूरी है। चीज़ें हैं, अभी आपके पास स्ट्रॉबेरी आ रही है, अभी आपके पास लीची होगी, स्ट्रॉबेरी, मतलब ये सारे विटामिन सी से रिलेटेड है। अमरूद में विटामिन सी बहुत अच्छा है। मतलब फ्रूट्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको विटामिन सी मिलता है, लेकिन नहीं मिल रहा तो लेमन का सोर्स ऐसा है कि पूरा सीजन आपके पास होता है। और अभी मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो ऑरेंजेस खा रहे हो उसका छिलका मत फेंको, ड्राई करके उसको पाउडर बना के रख लो। थोड़ी सी मेहनत दरकार है, लेकिन आपके पास एक ओरिजिनल चीज़ मौजूद होगी, वो आपके लिए बेहतरीन है। वो पाउडर थोड़ा सा लेंगे आप, आपकी स्किन पे आपने उसके अंदर थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल मिक्स कर लिया या कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया, उसके बाद आप उसका मसाज करें और पाउडर को बनाने के बाद छलनी से ज़रूर छान लें, ताकि आपके पास एक सॉफ्ट पाउडर मौजूद हो, वो रैश ना करे, उसके ग्रैन्यूल्स आपको प्रॉब्लम ना करें आपकी स्किन पे। तो उसका सॉफ्ट पाउडर आपके पास बन जाएगा, वो आप
बना के रख लीजिए। फिर मैंने लास्ट प्रोग्राम में कच्ची हल्दी का भी जिक्र किया था आपके पास, कि वो भी आप पाउडर बना के रख सकते हैं। कच्ची हल्दी आपके पास, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसको किस तरह यूज़ करें? वो भी जैसे अगर आप बेसन मिला रहे हैं, थोड़ा सा बेसन के साथ आपने हल्दी को ऐड करना है। यही कच्ची हल्दी जो ड्राई होके आपके पास होगी, मैं लाई भी थी लास्ट शो में आपके पास, तो वो हल्दी थोड़ी सी पिंच आपने डालनी है। पिंच हल्दी डालने के बाद आपने उसमें, या तो अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपने बालाई ऐड करनी है, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने उसके अंदर दूध ऐड करना है। ये स्किन की डेफिशिएंसी अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है। तो ड्राई स्किन पे आपने बालाई एंड जो ऑयली है उसमें दूध ऐड करना है। उसके बाद उसको मिक्स करके आपने अच्छी तरह मसाज करके फिर छोड़ देना है। छोड़ने के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए ठंडे पानी से। जितना ठंडा पानी स्किन पे लगेगा, एस्ट्रेजेंट का काम करेगा आपका। आपके पोर्स जो क्योंकि गर्मी में अमूमन पोर्स इनलार्ज होते हैं। हम जाते हैं चूल्हे के पास, खवातीन खास तौर पे जाती अभी हैं। रोज़ों में भी देखे ना कितना कितना देर होता है, बहुत सहर में, स्किन का इफ्तारियां और प्रॉब्लम वगैरह। आएंगे रोज़ों में, क्योंकि खवातीन का ज़्यादातर टाइम चूल्हे के आगे गुजरता है, और वो चूल्हे की वजह से, उसकी हीट की वजह से आपकी स्किन डैमेज होती है। और हमारे यहाँ खवातीन अक्सर करती क्या है, जब चूल्हे के आगे स्वेटिंग हो रही होती है, फ़ौरन जाके पानी से मुंह धो लेंगी। ये नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपकी रिंकल्स आने का खतरा होता है आपके चेहरे तो पे। क्या करें? पहले हवा में खुश करें, थोड़ा सा खुश करें, उसको ड्राई करें। किसी आप टॉवल है या कोई कपड़ा है मलमल का आपके पास, जो भी कपड़ा, उससे खुश करने के बाद फिर आप जाइए, स्टेबल हो जाए स्किन का टेम्परेचर, उसके बाद आप उसके ठंडा पानी डालें। सही है। कॉलर भी है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारा बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। सारा जी फरमाइए, क्या पूछना चाहती हैं आप? दो सवाल है मेरे। एक तो ये, वो कहते हैं ना दूध में हल्दी डाल के पियो तो लाइक स्किन ग्लो करती है, और ये भी कहा जाता है कि लाइक आपकी बॉडी अगर पेन में है तो पेन भी रिलीफ देती है, तो उसमें कितनी हकीकत है। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो हाथों सुन हो जाते हैं अक्सर अमूमन बैठे हुए, क्या ज्यादा गेंद वगैरह फुल हो जाती हैं, तो अगर ये यंग एज में हो रहा है तो ये क्यों होती है, और इसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है, किससे कमी पूरी होगी? ठीक जी। एक तो दूध हल्दी का सवाल है, और फिर ये हाथ पांव सुन होने वाला। देखिए, हल्दी तो अल्लाह की ऐसी नेमत है जिसमें सब कुछ है, जिसमें कैल्शियम भी है, जिसमें जिंक भी है। तो उन्हें देखा जाए, बिल्कुल ये हकीकत है, सदाकत है कि भाई हल्दी दूध में डालने से ऑन द स्पॉट जो रिएक्शंस हैं या जो बॉडी के अंदर चोटें हैं वो ठीक होती हैं। देखिए, दर्द का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हल्दी चोटों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए, मतलब हाथ पांव फट जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब इस तरह के। देखिए, दर्द का दर्द के ना कच्ची हल्दी काम करती है। अच्छा। कच्ची हल्दी दर्दों के लिए है, जिसको आंबा हल्दी भी कहा जा सकता है। और जो दूसरी हल्दी है, ये बिल्कुल पर ये इन्फेक्शन काम करता है। दूसरी बात की उन्होंने हाथ पांव सुनपन। देखिए, हाथ पांव में बहुत सी वजूहत होती हैं। ये कैल्शियम की वजह से भी होता है, खून की कमी की वजह से भी होता है, नॉर्मल तौर पर फैटी लिवर की वजह से भी होता है, नॉर्मल तौर पर खून की खराबी की वजह से भी होता है। और इसका जो बेसिक रीज़न है वो किसी न किसी एतबार से, अगर बॉडी में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है, या किसी भी एतबार से कोई ब्लडर में स्वेलिंग चल रहा है, या अमूमी तौर पर कोई टेंशन, डिप्रेशन, मतलब सब चीज़ों का लिंक जो है वो ब्लड से ही है। अगर ब्लड में आपकी कोई ख़राबी है तो ये हाथ पाँव में सुनपन भी आएगा, और इसी वजह से नॉर्मल तौर पर सर्वाइकल या कंधों का इशू भी इस नॉर्मल चीज़ को तौर पर। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बेहतरीन जो है वो इसके लिए इंजीर है। अच्छा। इंजीर से बेहतरीन कोई चीज़ नहीं। गर्मी में भी खा सकते हैं जी? देखिए, इंजीर तो अल्लाह की नेमत है। कहते और हैं ना ये- गर्मी में नहीं इस्तेमाल करें, गर्म है। देखिए, इंजीर की भी एक अफादियत है, कलौंजी की भी एक अफादियत है। कलौंजी को भी तो सुबह नहार मुँह खाया जाता है, और ये खाई जाए हफ्ते में 3 दिन खाएं, 4 दिन ना खाएं। जो इंजीर है ये रात को भिगो के खाएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टमक का तो वो रात को उसको पानी में भिगोए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है लिवर का तो वो उसको भिगोए ऑलिव ऑयल के अंदर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ब्लडर का तो वो उसमें भिगोए सिरके के अंदर। अच्छा। तो इस तरीके से हर तरह में, देखिए, इंजीर का कोई फ़ायदा नहीं है। अब चाहे आप जितनी खाएं या इतनी खाएं, लेकिन नॉर्मली तौर पर एतदाल में खाएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। 3 से 5 दाने ये रोज़ाना खाएं तो अल्लाह के हुक्म से इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा, एक जूस बना लें, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक लेना है गाजर, एक लेना है सेब, और एक लेना है इनको चुकंदर। बस सबके छिलके उतारें, थोड़े से दूध में इसको ग्राइंड करके छान कर ये दूध पी लें, सुबह इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सुनपन ख़त्म होगा। ABC जूस तो बड़ा मशहूर है, इतना जो तीसरी एक्सपेंसिव है बात जो ये आपको मिल रहा कि होता है। एक और आता है जई। देखिए, एक जौ आता है, एक जई आता है। ये जई के अंदर जो है ना, ये घोड़ों की खुराक होती है। ये रेस के घोड़े पीते हैं और पीते हैं, भागते हैं वो, तो उसमें बीज नहीं होता। ये जो बर्ड वाले होते हैं ना, इनसे आपको जई मिल जाएगा।
ये जई मंगा लें, 2 टेबल स्पून जई लें, इसको पकाएं 3 कप पानी में, 3 कप का 1 कप हो जाए तो उसका कावा पिए। तो ये सुनपन के लिए या हाथ पाँव में जो थोड़ा सा अकड़ाव आ जाता है या कपकपाहट आ जाता है, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल ऐसा। मेरा आप कुछ बताएंगे इस हवाले से कि जो हाथ पाँव सुन हो रहे होते हैं और बिल्कुल जैसे कि मुस्तफ़ा ने कहा है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला तो ब्लड की डेफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, ब्लड की डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। और कहीं कहीं हमारी वेन्स जो हैं उसमें जब ब्लड की ब्लॉकेज होती है तो हमारा हाथ पैर जो होते हैं ना वहाँ से काम नहीं कर रहे होते हैं, कम होते हैं, या फिर पानी में आपकी नमकियात, आपकी बॉडी में जो है वो नमकियात की कमी होती है, उसकी वजह से भी होता है। सुइयाँ सी चुभ रही होती हैं पैरों में और हाथों में। तो कोशिश ये करनी चाहिए, हम खाना पीना तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जूस भी बता दिया मुस्तफ़ा ने कि डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए हमने ये सब चीज़ें। धूप लिया करें, सुबह की धूप जो है ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज मूवमेंट में लेके, हमारा जो सारा रुझान हो गया ना वो बैठ के सारे काम करने का हो गया है। अगर हम बैठ नहीं पा रहे हैं तो रात को सबसे पहले आपने कोई भी ऑयल ले लेना है जो आपको सूट करता है, सरसों का हो गया, नारियल का हो गया, आपने मसाज करना है पैरों के तलवों का। अच्छा, पैरों के तलवों में जितने स्टेप्स होंगे आप देखेंगे, उंगलियों के नीचे जितनी आप देखेंगे वहाँ सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उन प्रेशर पॉइंट्स पे आपने अंगूठों की मदद से मसाज करना है। आपके पैर कभी नहीं दुखेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपके सारा जो निज़ाम है ना बॉडी का वो सारा पैरों से चल रहा था। पैरों के अंदर सारे वो चीज़ें प्रेशर पॉइंट्स बच्चों के भी तो कहते हैं ना कि बच्चों के भी पाँव पे अगर गैस है या क्रैंकी है तो उनके पाँव में मसाज करें। बिल्कुल ऐसा ही बड़ों के साथ भी है कि जितने प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे पैर से निकल के आ रहे हैं, तो उन पैरों पे आपने प्रेशर पॉइंट्स पे मसाज करना है। सही। प्लस ये कि एक हल्की सी बॉल्स ले लें, अगर आपके हाथ ज़्यादा सुन हो रहे हैं तो ये वाली एक्सरसाइज आप किया कीजिए। आपके हाथ में बॉल से क्या होगा, आपकी जितनी भी ब्लड अगर कहीं ब्लॉकेज आ रही है तो वो रवानी आ जाएगी उसके अंदर आपके हाथ। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो स्लीप का भी होता है, क्योंकि जब मुझे तो ऐसा होता है कि अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाथ पाँव, दिमाग तो सुन हो ही जाता है लेकिन हाथ पाँव आपको ऐसा लगता है कि सुन हो रहे होते हैं। क्या इसका वाकई कोई कनेक्शन है कि आप नॉर्मल तौर पर देखिए जितनी भी वेन्स है ना वो सारी हमारी यहीं जा रही है, ठीक है, सारा खून यहीं से आ रहा है। तो देखिए तो इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा दौर पर आपके कंधों के ऊपर, जिसको सर्वाइकल के नर्व्स कहा जाता है। जब ये आपके अकड़ जाएंगे तो खुद ब खुद ही सर में भी दर्द होगा, बॉडी भी वीक होगी, हाथ पाँव में तवानाई या सुस्ती आ जाएगी, हाथ पाँव में सुनपन भी आएगा और कभी कभार हाथों में एक अजीब सा एक होता है जैसे कुछ जलन जैसा, जैसे कुछ तपिश जैसा एलिमेंट भी होगा। तो ये बिल्कुल इसका रीज़न नींद से हो सकता है। अभी बताया उन्होंने अभी, देखिए जो ऑयल्स हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जितना आप देखें, और एक काम और किया करें, ये तेल जो है वो अपनी नाक में और नाक में ज़रूर लगाया करें। उससे क्या फ़ायदा होता है? के ऊपर देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सब हमारे ब्रेन से ही हैं। जब आप नाक में तेल, देखें कुछ लोग तेल डालते हैं, तेल डालेंगे तो फिर तो वो आप और बीमार हो जाएंगे क्योंकि उससे जाएगा आपके दिमाग के ऊपर, तो वो अंदर वो और चुलबुली पैदा करेगा। तो इसलिए उंगली की मदद से अपनी नाक के अंदर तेल लगाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सांस के साथ आपकी ब्रेन पे जाएगा। तो उससे क्या होगा कि साइनस का इशू बहुत बेहतर हो जाएगा। नाक बंद हो रही है या स्मेल कुछ लोगों को नहीं आती, उसके बहुत फायदा। तो इसे देखिए जितने भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ताल्लुक नाक से होता है। जब आप नाक में तेल लगाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो तेल जाएगा। वो आपकी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज करेगा, वो आपकी बॉडी में ड्राइनेस होने नहीं देगा। देखिए नॉर्मल तौर पर सर्दियों में जब भी नहाए करें तो नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी तेल, उसमें बेस्ट जो है वो ऑलिव ऑयल है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो जज्ब हो जाता है, वो ऑयली बनी रहता है। कुछ लगा लें और फिर उसको टिश्यू ऑफ कर लें और फिर पहने तो अल्लाह के बहुत फ़ायदा होगा। सही है। कॉलर भी हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि ये जिस्म पे जो है ना हल्के जो है ना लाल लाल धब्बे निकलते हैं और हल्की खारिश होती है, इसके लिए काफी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की लेकिन ये खारिश ठीक नहीं हो रही है, इसके हवाले से पूछना था। खारिश है, लाल लाल धब्बे हैं, ठीक भी नहीं हो। अब ये देखना पड़ेगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम एक्जिमा है, दाद है, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये तो बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस हैं, लेकिन ये खून की ख़राबी की वजह से ही है। तो बस सबसे बेहतरीन एक साफ़ी आती है, जितना हो सके साफ़ी का इस्तेमाल करें। और दूसरा कोई भी घर में क्लिनजिंग कोई स्क्रब हो तो वो लगाइए। और एक काम और, जितना हो सके टमाटर ले लें और सुबह निहार मुँह एक टमाटर इस तरह खाएं जिस तरह मैंगो खाते हैं ना, तो इस तरीके से खाएं कि उसके बीज
मुंह में ना जाएं, उसका छिलका मुंह में ना जाए, बस उसका जो पल्प है वो चला उससे जाए। पिएं और फिर वो टमाटर फेंकें, तो इंशाअल्लाह ताला ये खून की खराबियों को ख़त्म करेगा। साफ़ी इंटरनल तौर पे जो बर्निंग हो रही है उस पर बहुत फ़ायदेमंद रह पाएगी। जो क्लींजिंग करेंगे तो उससे वो इचिंग नहीं हो पाएगी इंशाअल्लाह सही, ताला। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने वक्त दिया, हुमैरा आपने वक्त दिया, बहुत सारी जो है ना वो टिप्स आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की। आप सब भी इनको फॉलो करें और सब ने फिर वही वाली बात है, सब कुछ नहीं करना, जो जो आपसे आप कर सकते हैं, जो जो आपको ज़रूरत है वो ज़रूर कीजिए। अपने स्किन का ख्याल रखें, रमज़ान की तैयारी करें, अच्छा पानी पिएँ, अच्छा खाएं पिएँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, अच्छी डाइट लें और प्रॉपर स्लीप लें, तो आप आधे मसाइल आपकी खूबसूरती के तो वैसे ही हल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।